हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू स्टेप अकेडमी। मेरी तरफ से भी और इस परेशान आत्मा की तरफ से भी आप लोगों का बहुत स्वागत है स्टेप अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले, तो जैसे कि आप जानते हैं कि वन शॉट सीरीज चल रही है हमारी। एक ही वीडियो में हम सारे कॉन्सेप्ट्स और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अपनी क्लास 10 मैथमेटिक्स के। तो अब कौन से चैप्टर पे पहुंच चुके हैं हम, तो हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 5 पर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर। और ये वीडियो में बिल्कुल वैसे ही होने वाला है, सारे कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ोगे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे इस एक ही वीडियो में। इसके बाद आप कोई सी भी बुक उठाकर सॉल्व कर लेना, आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी। एपी क्या होता है, सबसे पहले यहां पर बात की जाए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आप लोगों ने सुना हुआ है भाई कि अगर कोई भी सीक्वेंस या सीरीज इस तरीके से चल रहा है कि उसके जो भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट है, वो हमेशा सेम है, तो वो प्रोग्रेशन कहलाता है क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक ऐसा प्रोग्रेशन, एक ऐसी सीरीज जिसमें कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो है, मतलब कि एक के बाद एक आने वाले जो टर्म्स होते हैं उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है, हमेशा हमेशा क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, सेम रहेगा, तो वो कहलाता है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो आपने बोला जैसे एक, अच्छा सबसे पहला एपी कब पढ़ा आपने बचपन में, मैं अगर पूछूं तो जो शुरुआत करी थी अपने जीवन की मैथ्स पढ़ने की, तो उसमें ही आपने एपी पढ़ लिया था। कौन सा एपी, तो सबसे पहले मैथ्स में आपने क्या सीखा, तो सर 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग सीखी थी। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले आपने 1 से लेकर 10 तक की गिनती गिनना सीखी थी। और वो कैसे गिना था, 1 2 3 4 5 6, सारे ही जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, 1 के बाद 2 आता, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 1 का, 2 के बाद 3 आता, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 1 का। सारे टर्म्स जो है इस काउंटिंग के, उन सबके बीच में डिफरेंस कैसा है, कांस्टेंट है, एक ही सेम डिफरेंस आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है। तो ये भी क्या था, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एक ऐसा प्रोग्रेशन जहां पर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस हमेशा कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो कहलाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अ सीक्वेंस, हम ब्लैक पेन यूज कर लेते हैं इसके लिए। A sequence in which the difference between two consecutive terms is always the same is called arithmetic progression। एक ऐसा सीक्वेंस जहां पर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच के जो डिफरेंस है वो हमेशा कैसा होता है, सेम होता है, वो कहलाता है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जैसे मैं यहां पर बोलूं, एक है आपका 2, देन है 5, देन है 8, देन है 11, देन डैश डैश डैश, ये चल रहा है आगे 2 5 8 11। यहां पर बोलूंगा दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो है उनके बीच का डिफरेंस कितना है, तो आप बोलोगे 2 और 5 के बीच का डिफरेंस, तो 5 माइनस 2 कर दो, कितना हो जाएगा 3। 5 और 8 के बीच का डिफरेंस, तो 8 माइनस 5 कर दो, कितना हो जाएगा 3। 8 और 11 के बीच का डिफरेंस, 11 माइनस 8 कर दो, तो कितना हो जाएगा 3। हमेशा बाद में आने वाले टर्म से हम पहले आने वाले टर्म को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और ये हमें क्या लाकर दे देगा, तो ये लाकर दे देगा हमें क्या, एक कांस्टेंट डिफरेंस। उन दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा कैसा आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो ये जो डिफरेंस होता है ये कहलाता है कॉमन डिफरेंस। क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं डी से, जिसको हम डिनोट करते हैं डी से। ठीक है, जो किसी भी सीरीज का सबसे पहला टर्म होता है, ऑब्वियसली उसको आप क्या बोलोगे, तो उसको आप बोलोगे फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, और इसको आप रिप्रेजेंट करते हो ए से, स्मॉल ए से। तो फर्स्ट टर्म को आप रिप्रेजेंट करते हो स्मॉल ए से और कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हो डी से। अब मैं बोलता हूं नंबर ऑफ टर्म्स को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, तो नंबर ऑफ टर्म्स को आप रिप्रेजेंट करते हो एन से। ये सारे रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को अपने दिमाग में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, फर्स्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट करोगे, किसी भी एपी की, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की शुरुआत हो रही है तो उसका जो पहला टर्म है उसको रिप्रेजेंट करोगे ए से। जो दूसरा टर्म तो खैर ए प्लस डी हो जाएगा, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाएगा। जो कॉमन डिफरेंस है उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं डी से और नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं एन से।
ठीक है, अब यहां पर मैं बोलता हूं आपसे कि भाई इसके nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा। nth टर्म मतलब क्या हुआ सर, आप पूछोगे। तो जैसे मैं बोलता हूं सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। अगर मैं पूछता हूं किसी भी एपी का फिफ्थ टर्म निकालना है तो कैसे निकालोगे, सेवंथ टर्म निकालना है तो कैसे निकालोगे। ऐसे ही बोलते हैं उसका nth टर्म निकालना है, मतलब ये तो कंटिन्यूसली चलती जा रही है, कंटिन्यूसली चलते जा रही है, तो इसका जो nth टर्म होगा, अब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 16th टर्म, 80th टर्म, 55th टर्म, कोई सा भी 1000th टर्म, तो n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि इसके nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, तो क्या आप बता सकते हो। तो सबसे पहले nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहां पर मैं देखता हूं कि जो एपी थी उसके अलग अलग जो टर्म्स हैं वो निकलकर कैसे आ रहे हैं, वो निकलकर कैसे आ रहे हैं। ठीक है, मैंने बोला फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म इसका क्या था, 2 था। ठीक है, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, ये था 5, जिसको मैं 2+3 बोल सकता हूं। 2+3 क्यों बोला, क्योंकि यहां पर आपने बोला 3 जो है वो कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, इसके बाद थर्ड टर्म कितना है, थर्ड टर्म है 8, और 8 को आप क्या बोल सकते हो, 2+3+3, मतलब 2 में कॉमन डिफरेंस को ऐड किया और उस कॉमन डिफरेंस में फिर से कॉमन डिफरेंस को ऐड किया, तो आपके पास थर्ड टर्म आ गया। अब मैं बोलता हूं फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म है 11, और इसको आप बोलोगे 2+3+3+3, ये हो जाएगा 3+3 6, 6+3 9, 9+2 11। ठीक है, ये हो गए आपके सारे टर्म्स। अब लेकिन इससे मतलब क्या हुआ, तो यहां पर अगर आप ध्यान दो, इसको मैं हटाता हूं पहले, इसको मैं बोल सकता हूं फर्स्ट टर्म था a प्लस डी, कितने डी बोला आपने, 1d बोला। जब आप सेकंड टर्म की बात करो तो यहां पर डी कितनी बार ऐड हो रहा है, एक बार। अब देखो थर्ड टर्म की बात कर रहा हूं 8, 2+3+3, डी कितनी बार ऐड हो रहा है, 2 बार, इसको आपने बोला a+2d। जब मैंने फोर्थ टर्म की बात करी, डी कितनी बार ऐड हो रहा है, 3 बार ऐड हो रहा है। ठीक है, एक बार ऐड हुआ तो सेकंड टर्म आया, दूसरी बार ऐड हुआ तो थर्ड टर्म आया, तीसरी बार ऐड हुआ तो फोर्थ टर्म आया, तो यहां पर आप बोलोगे a+3d। फर्स्ट टर्म में आपका डी जो है, जब सेकंड टर्म निकालने जा रहे हो तो डी एक बार ऐड हो रहा है, जब थर्ड टर्म निकालने जा रहे हो तो डी 2 बार ऐड हो रहा है, जब फोर्थ टर्म निकालने जा रहे हो तो डी 3 बार ऐड हो रहा है। मतलब जो सा भी नंबर ऑफ टर्म्स आपको टर्म निकालना होता है, उससे एक कम कर दो मल्टीप्लाई डी में और ऐड कर दो ए के साथ, तो आंसर आ जाएगा। मतलब अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं फोर्थ टर्म, तो आप बोलोगे सबसे पहले क्या आएगा, a+3d। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं मान लो 10th टर्म, तो आप क्या बोलते, तो आप बोलते a+9d। फर्स्ट टर्म में 10-1d को ऐड कर दो, फोर्थ टर्म में 4-1d को ऐड कर दिया था आपने, तो 3d आ गया था। ऐसे ही अगर मैं बोलता आपसे nth टर्म, तो nth टर्म क्या हो जाता है, a+, भाई क्या करते हो, जो भी नंबर ऑफ टर्म निकालना होता है, जो सा भी नंबर ऑफ टर्म निकालना होता है, तो आप क्या करते हो, उससे एक माइनस कर देते हो, तो आप बोलोगे a+n-1d। 10-1 9 आया था, यहां पर n टर्म निकालो तो n-1 इंटू डी। ये होता है आपका nth टर्म का फॉर्मूला, और nth टर्म को आप रिप्रेजेंट करते हो या तो tn से या फिर an से। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, nth टर्म बोल रहे हो तो a था फर्स्ट टर्म, अब nth टर्म पे पहुंचना है आपको, तो nth नंबर का टर्म आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, an से, और an क्या हो जाता है, a+n-1 इंटू डी। ये होता है आपका nth टर्म का फॉर्मूला। क्लियर है बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको यहां पर नहीं होनी चाहिए, इसको आप नोट डाउन करो अच्छे से। ठीक है, क्लियर करके आगे चलते हैं। एन टर्म का फॉर्मूला आपके पास आ चुका है। अब जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी क्या होता है, तो किसी भी एपी को आप उसके जनरल फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, तो मैं यहां पर बोलता हूं कि अगर nth टर्म जो है वो क्या होता है किसी भी एपी का, a+n-1 इंटू डी, या फिर मैं क्या बोल सकता हूं इसको, a+nd-d। ठीक है, तो जनरल एक nth टर्म का फॉर्मूला होगा किसी भी एपी के लिए। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं आपके पास एपी वही थी भाई, कौन सी, 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन, तो इसका जनरल फॉर्म क्या हो सकता है, तो इसका nth टर्म आप कैसे दे सकते हो, तो आप बोलोगे an इज इक्वल्स टू a+n-1 इंटू डी। यहां पर फर्स्ट टर्म a कितना हो रहा है, जिसे चालू हो रही है एपी वो 2 है, प्लस nth टर्म हमें मालूम नहीं कौन सा निकालना, तो n-1 इंटू
कॉमन डिफरेंस कितना है इसका, तो वो 3 है। आपने बोला 2 + 3n - 3, 2 - 3 हो जाएगा -1, तो 3n - 1 हो गया जनरल फॉर्म ऑफ दिस एपी। ठीक है, अब आप क्या बोलोगे, अगर मैं आपसे यहां पर डायरेक्टली पूछ लेता, अगर मैं आपसे यहां पर डायरेक्टली पूछ लेता कि भाई an जो 3n - 1 है, तो इसका फिफ्थ टर्म निकाल कर बताओ, तो आप क्या बोलते? A5 निकालना है आपको, फिफ्थ टर्म, जो सा भी टर्म निकालना होता है n की जगह वो वैल्यू पुट कर देते हो, वो कितना हो जाता? 3 × 5 - 1 यानी कि 14। यहां पर देखो 4 टर्म तो निकले हुए थे, 2 5 8 11, 11 के बाद क्या आएगा, तो 11 + 3 करोगे तो कितना आ जाएगा? 14। आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। बात क्लियर हुई, बात समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां पर? तो ये होता जनरल फॉर्म या जनरल टर्म ऑफ एन एपी। अब फाइनाइट और इनफाइनाइट एपी, तो फाइनाइट एपी क्या होता है भाई, जिसके नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता हूं कि यहां पर कोई एक एपी है 2 5 8 11 14 17 20, खत्म। ठीक है, ये जाकर खत्म हो रही है 20 पर, तो फाइनाइट है, यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स आप काउंट कर सकते हो। और जहां पर ये एपी ऐसी हो जाती है 2 5 8 डैश 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 डैश, मतलब ये चलती जा रही चलती जा रही चलती जा रही, कहीं पर खत्म ही नहीं हो रही, नंबर ऑफ टर्म्स जिसमें काउंटेबल ना हो वो हो जाती है इनफाइनाइट एपी। तो फाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी आपको पता होगा, किसी को भी पता होगा। ठीक है, चलो तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाक से इन टॉपिक्स पर, जो भी अपन ने पढ़ा है उस पर। यहां पर बोल रहा है फिल द मिसिंग टर्म्स इन द एपी, जो भी इस एपी में मिसिंग टर्म्स है उनको फिल करने को बोल रहा है। ठीक है, तो पहला वाला खाली है, दूसरा वाला खाली है, तीसरा वाला खाली है, चौथा वाला खाली है। हमें नहीं पता है क्या है इनकी वैल्यू, एक को मैंने x ले लिया, एक को y ले लिया, एक को p ले लिया, एक को q ले लिया, और लास्ट पता है फिफ्थ वाला कितना, -22। अब इनके मिसिंग टर्म को हमें निकाल कर बताना है। तो सबसे पहले यहां पर क्या बोल रहा है, जो यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं, मार्किंग स्कीम इसकी कैसे होती है। तो अगर ये क्वेश्चन आपके पास 2 नंबर के लिए आता है, तो पहला जो आधा नंबर है आपका, यहां पर 4 हाफ ऑफ पार्ट्स में डिवाइडेड है, मतलब हाफ ऑफ नंबर्स के पार्ट्स में। तो पहला राइट द जनरल फॉर्म ऑफ द एपी, इस एपी का जनरल फॉर्म क्या होगा वो निकालो। ठीक है, a + n - 1 d से, देन सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशंस, उन इक्वेशंस को आप सब्ट्रैक्ट करो जो भी वहां पर इक्वेशंस बन रही हैं, उससे आपके पास a और d की वैल्यू आएगी। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड d, ये आपका थर्ड स्टेप हो गया, एंड फाइंड द मिसिंग टर्म। तो लास्ट वाला जो है, जो आंसर आप निकाल रहे हो, सब कुछ आधे आधे मार्क्स को यहां पर कैरी करते हैं। एक भी पॉइंट इसमें से माइनस कर दिया आपने, हटा दिया, तो आधे नंबर आपके चले जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे खासे 2 नंबर जो पके पकाए मिल रहे थे, सिर्फ इसलिए आपके सही नहीं आ पाए क्योंकि आपका जो लिखने का तरीका था वो सही नहीं था। तो स्टेप्स आप लोग को बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि जब आप बोर्ड के एग्जाम को सॉल्व करते होते हो, तो वहां पर हर एक स्टेप जो है वो चाहिए होता है, जो टीचर है जो चेक कर रहा है उसको। तो कुछ भी स्किप मत करना, कुछ भी जल्दी जल्दी मत करना, सब कुछ आराम से सॉल्व करना। प्रैक्टिस लेकर चलोगे तो आराम से कर लोगे पूरा पेपर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। फिल द मिसिंग टर्म्स एपी ऑफ द एपी x 38 y p q -22। हमें नहीं पता कौन कौन से यहां पर मिसिंग टर्म्स हैं, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि भाई ये होता है फर्स्ट टर्म, तो a कितना है आपके पास, x, हमें नहीं पता कितना है। ठीक है, इसके बाद आपने बोला ये सेकंड टर्म है, तो a + d जो है वो है 38, a + d जो है वो 38 है। ठीक है, तो यहां पर आप बोलते हो या तो a को x बोलो या तो a को a ही रहने दो, आपके ऊपर है। मैंने यहां पर फर्स्ट टर्म को x बोल दिया था, तो a की वैल्यू x यहां पर पुट कर दोगे आप, d कितना हो जाएगा 38 - x। बहुत बढ़िया। अब आप बोलते हो यहां पर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सिक्स्थ जो है वो क्या है, वो है -22। तो सिक्स टर्म को आप बोलते हो a + 5d, वो है -22। ठीक है, या फिर इसको रहने दो, एक्स वैक्स में नहीं लेते हैं हम सीधे a ही ले लेते हैं इसको भी। ठीक है, ये a हो गया, इनको आप x y z जो बोलना है बोल दो, कंफ्यूजन क्यों करना। तो a जो है आपका वो आपको नहीं पता है, d जो है आपका वो भी आपको नहीं पता, तो d को भी आप क्वेश्चन मार्क d ही ले लेते हो। ठीक है, d और a को आप वैसे ही रिप्रेजेंट करोगे। सेकंड टर्म आपको पता है कितना है, 38 है, तो आप बोलोगे a + 2d, सॉरी सेकंड टर्म में a + d, a + n - 1d होता ना, तो सेकंड टर्म में a + 2 - 1d लिखोगे, जो कि हो जाएगा a + d, हो जाएगा 38। और ये कौन सा टर्म था भाई, 1 2 3 4 5 6, सिक्स टर्म है -22। तो सिक्स टर्म कितना होगा फॉर्मूले के हिसाब से, अगर टर्म का नंबर बोल रहे हो आप 6 में से एक कम कर दो, तो 6 - 1 होता है 5, तो ये हो जाएगा a + 5d, और वो हो जाएगा -22।
दो इक्वेशंस बन रही है आपके पास, a प्लस डी इक्वल्स 38, a प्लस 5d इक्वल्स टू -22। आप दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हो, ठीक है, माइनस माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो, पहले वाले से दूसरे वाले को माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, a से ये कैंसल, d माइनस 5d हो जाएगा -4d और 38 प्लस 22 हो जाएगा कितना, तो 38 प्लस 22 आपके पास आ जाएगा 60। तो -4d की वैल्यू आ रही है 60, तो d की वैल्यू कितनी आ रही होगी, d की वैल्यू 60/4 माइनस का, तो ये आ रहा -15। तो कॉमन डिफरेंस आ रहा -15। अब किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो a प्लस डी है 38, तो आप लिखते हो यहां पर a प्लस डी मतलब कितना, -15 इक्वल्स टू 38। कॉमन डिफरेंस कितना निकल कर आया था, -15, -15 को वहां भेज दो तो a इज इक्वल्स टू 38 प्लस 15, तो ये आ जाएगा आपके पास 53। तो a कितना आ रहा है, तो a आ रहा है 53। ठीक है, अब x y z ये आपको निकालना है। तो 38 में से क्या करना है आपको, हर में यहां पर कॉमन डिफरेंस जो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं लेके चलना बस कि भाई पॉजिटिव पॉजिटिव ही चलेगा या फिर नेगेटिव नेगेटिव ही चलेगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है जो कॉमन डिफरेंस है अपना वो। ठीक है, यहां पर डिक्रीजिंग ऑर्डर वाली एपी थी, सबसे पहला टर्म बड़ा था और लास्ट टर्म देखो क्या हो रहा है, माइनस में आ रहा है। ठीक है, आपने यहां पर क्या बोला कि जो कॉमन डिफरेंस है वो -15 है, तो a आपको पता है 53 है, इससे 15 कम करोगे तो कहां आ जाओगे 38 पर, इससे 15 कम करोगे तो यहां पर आ जाओगे 23 पर, उससे 15 कम करोगे तो आ जाओगे आप कितने पर, तो उस पर आ जाओगे आप 8 पर, 8 से 15 कम करोगे तो आप आ जाओगे -7 पर, -7 से 15 कम करोगे तो आ जाओगे -22 पर। ठीक है, तो ये आ गई आपकी पूरी सीरीज। अब आपको अलग तरीके से निकालना था, तो 23 जो है वो कौन से नंबर का टर्म है, तो 23 आपका थर्ड नंबर का टर्म, मतलब a प्लस 2d। a प्लस 2d कैसे निकालोगे, तो a है 53 प्लस 2 इंटू डी कितना है, थर्ड टर्म था इसलिए 2d लिया है ना, फोर्थ टर्म होता तो 3d लेते, सेकंड टर्म होता तो सिर्फ d लेते। ठीक है, एक एक कम करते जाना है, वापस सुनते रहो हमेशा। तो 53 प्लस 2 इंटू डी कितना है, d कितना है, d -15, 53 माइनस 30 ये आ गया 23, वही आ रहा था क्या 23। हमने वहां पर घटा घटा के देख लिया, 23 से 15 माइनस कर दिया तो 8 आ गया, 8 से 15 माइनस कर दिया तो 7 आ गया माइनस का। क्लियर है बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां पर आपको, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसके कौन कौन से मार्क्स कैसे मिलते हैं वो भी अपन ने देख लिया है। अब यहां पर क्या बोल रहा था, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो कितने 3 डिजिट नंबर्स हैं जो कि डिविजिबल हैं 7 से, यहां पर ये पूछ रहा है। तो 3 डिजिट नंबर कौन कौन से 7 से डिविजिबल होते हैं, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। और यहां पर सबसे पहले मार्किंग स्कीम की बात कीजिए तो कैसे नंबर मिलेगा आपको, तो आप बोलोगे फाइंड द फर्स्ट 3 डिजिट नंबर्स एंड लास्ट 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7। तो ये बोल रहे हैं कि पहले 3 डिजिट नंबर निकालो 3, नहीं पहले फर्स्ट 3 डिजिट नंबर निकालो, देन लास्ट 3 डिजिट नंबर निकालो जो कि 7 से डिविजिबल हो रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी आप ऐसा क्वेश्चन करने जाओगे तो सबसे पहले यही करोगे, सबसे पहला 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है जो 7 से डिवाइड हो सकता है, 7 से डिवाइड कौन सा नंबर हो सकता है। तो यहां पर आप देखो, आप सबसे पहला 3 डिजिट नंबर जानते हो कितना होता है, 100। 7 से डिवाइड करो, 7 1 7, बचा 3, यहां पर 30 हो रहा है। ठीक है, 30 तो 7 के टेबल में नहीं आता, 3 के लाइन में और कौन सा आता है 7 के टेबल में, तो आप बोलोगे 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, देन 28, देन 35। तो 7 5 35 आपने बोला यहां पर। ठीक है, तो यहां पर 100 था, बस वहां पे 0 आ रहा था, वहां पे भाई आपके पास 5 नहीं आ रहा है कैरी ओवर में, नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं। आपने बोला 100, 7 को डिवाइड करो, 7 1 7, बचा 3, ये 0 नीचे आ गया। अगर यहां पर 30 तो ये डिविजिबल नहीं है, बट अगर यहां पर 35 होता, मतलब 0 की जगह अगर 5 होता तो 7 5 15 बोलते, 35 बोलते और खत्म कर देते। मतलब कि ये जो 0 है लास्ट वाला, वो यहां पर 0 नहीं, वो होना चाहिए था 5। तो पहला जो नंबर है जो 7 से डिविजिबल हो रहा है 3 डिजिट का नंबर, वो कौन सा हो रहा है, 105। ठीक है, अब यहां पर देखो फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो यहां पर बोल रहा है कि अगर आपको पता लगाना है कि कितने 3 डिजिट नंबर जो हैं वो डिविजिबल है 7 से, तो सबसे पहले आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। अब ये दोनों ही जो मार्क्स हैं इनके आधे नंबर हैं आपके पास। ठीक है,
अब आधे आधे नंबर और किस चीज के आ जाएंगे, तो अभी आपके पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आ रहा है, देन nth टर्म का फॉर्मूला लिखना है आपको, ठीक है, और फिर उससे पता लगाना है कि जो लास्ट नंबर आ रहा है वो कौन से नंबर पे आ रहा है। तो इसके इन दोनों के भी आधे आधे नंबर और मिलेंगे आपको, और आपको टोटल नंबर 2 मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम यहां पर। तो यहां पर इसने बोला भाई 105 पहला ऐसा नंबर है, 105 is the first 3-digit number to be divisible by 7. 105 is first 3-digit number that is divisible by 7। तो 7 से डिविजिबल होने वाला सबसे पहला 3-digit नंबर है कौन सा, 105, ठीक है। अब आपने बोला कि 105 अगर 7 से पहला नंबर है तो लास्ट नंबर कौन सा होगा, तो मैं क्या करता हूं, लास्ट 3-digit नंबर क्या है, 999 को 7 से डिवाइड करता हूं, 7 1 7, यहां पर कितना बचा 2, ये 9 नीचे आ जाएगा। अब क्या बोलोगे, तो 7 4 28, बचा कितना 1, ठीक है। अब 1 जो है इसके साथ कौन आ रहा है, 9 आ रहा है, 7 2 कितना हो जाएगा 14, बचेगा कितना 5। मतलब कि यहां पर अगर 9 नहीं होता और कितना होता 4 होता तो ये नंबर 7 से डिविजिबल हो जाता, तो ये नंबर 7 से डिविजिबल हो जाता क्योंकि 14 आता है यहां पर, नीचे ये वाला नंबर 4 उतर के आता, 7 2 14 बोल देते आप। तो आपने क्या बोला, तो आपने बोला 999 जो है वो तो डिविजिबल नहीं है, बट लास्ट 3-digit नंबर जो है 994 ये है, इज द लास्ट 3-digit नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 7। तो भाई सबसे लास्ट 3-digit नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो है 994। 7 1 7 करोगे बचेगा 2, 29, 7 4 28 बचेगा 1, आपने बोला 7 2 14 और डिविजिबल हो गया। इसके बाद 7 और ऐड करोगे और 1001 जो है वो डिविजिबल हो जाएगा 7 से, ऐसे ऐड करते जाओगे, सब्ट्रैक्ट करते जाओगे, वो अलग बात है। बट यहां पर सबसे पहली चीज पता करनी थी भाई कि पहला नंबर कौन सा है और लास्ट नंबर कौन सा है 3 डिजिट्स में जो कि 7 से डिवाइड हो रहे हैं। अब हमें यहां पर निकालना कितने नंबर डिविजिबल हैं, मतलब कि अगर एक ऐसी एपी चले, 7 का टेबल भी तो एक एपी है, 7 का टेबल 7 1 7, 7 2 14, देन 21, हर के बीच में 7 7 7 का गैप है। तो आपने बोला 105 से लेकर कितना है 994 तक एक एपी चलती है जिसका लास्ट टर्म 994 है, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, तो इसका कॉमन डिफरेंस है भाई 7। ऑब्वियस सी बात है ना, जिसका टेबल चल रहा है कॉमन डिफरेंस भी उतना ही होगा, ठीक है। तो आपने क्या बोला यहां पर इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 7 है। अब 105 इसका ए है, फर्स्ट टर्म है, डी कितना है, कॉमन डिफरेंस है 7। अब nth टर्म आपको गिवन है, यहां पर आपसे ये नहीं पूछ रहा कि nth टर्म कितना होगा, आपसे पूछ रहा कि ये जो टर्म्स हैं टोटल वो कितने होंगे। तो जिस नंबर पर 994 आ रहा होगा उतने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे। जैसे मैं बोलता हूं अगर कोई एपी है आपके पास 3 5 7 9, ठीक है। अब मैं बोलता हूं यहां पर 9 जो है वो कौन से नंबर पे आ रहा है, तो आप काउंट करोगे 1 2 3 4, तो 9 अगर 4th नंबर पे आ रहा है तो इस एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, तो 4 है। लास्ट वाला जिस नंबर पे आएगा उतने तो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। तो आपने यहां पर क्या बोला कि यहां पर जो लास्ट नंबर है वो आपका nth टर्म है। तो आपके पास क्या नहीं है, तो आपके पास ये नहीं है कि कौन से नंबर पर आ रहा है, मतलब आपके पास n की वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब आप बोलते हो कैसे निकालेंगे, तो भाई यहां पर an का फॉर्मूला लिखोगे सबसे पहले आप, वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कितना हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a कितना है 105, an कितना है, तो an है 994, ठीक है। अब n माइनस 1 इंटू डी, n की वैल्यू आपको निकालनी है, तो इसको आप लिखते हो n माइनस 1 इंटू डी कितना है 7, तो ये हो रहा है 994 माइनस 105 इक्वल 7n माइनस 7।
एन की वैल्यू निकालनी है आपको। -7 को भी यहीं भेज दो। 994 -7 और 105 ये ऐड हो जाएंगे। -7 जो है वो ऐड हो जाएगा, माइनस जो है वो 105 के साथ रहेगा। तो 105 में से 7 माइनस करोगे तो आंसर आएगा आपके पास 98। तो 994 माइनस 98 ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 898। तो 7n की वैल्यू आ रही है 898। n की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो हो जाएगी 898 अपॉन 7। 898 अपॉन 7, आपने बोला 7 1 7, बचा कैरी ओवर 1, 7 2 14, बचा कैरी ओवर 5। ओहो, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? 994 में से 105 नहीं माइनस करना है आपको। 105 में तो ऐड हो जाएगा आपका 7, तो 7 ऐड हो जाएगा तो कितना बचेगा, 98। 994 माइनस 98 और 896 होगा, ये माय मिस्टेक। 896 होगा ये, ठीक है। तो 7 1 7, 7 2 14, बचा 5, 7 8 56। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे हैं 128, मतलब कि द टोटल नंबर और या टोटल 3 डिजिट नंबर्स that are divisible by 7 और 128। तो कितने ऐसे नंबर जो 7 से डिविजिबल हैं, तो वो टोटल नंबर है 128। 128 ऐसे नंबर्स हैं जो कि 7 से पूरे तरीके से डिविजिबल हो जाते हैं। इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी आपको, ठीक है। क्या है कि इस क्वेश्चन में एक बार जल्दी से देखते हैं। तो आपसे बोला था भाई ऐसे कितने नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल हो जाएंगे। हमने बोला सबसे पहले हमें वो 3 डिजिट नंबर्स पता करने पड़ेंगे। सबसे पहला 3 डिजिट नंबर जो कि 7 से डिवाइड हो रहा है, और उसके बाद लास्ट 3 डिजिट नंबर जो कि 7 से डिवाइड हो रहा है। ये दोनों हमें पता होना चाहिए, पहला ए की वैल्यू के लिए और लास्ट वाला एन की वैल्यू के लिए, कि वो कौन से नंबर ऑफ टर्म पर आ रहा है, ठीक है। आपने क्या किया, यहां पर सारी वैल्यूज रख दी। ए की 105, डी कितना होगा यहां पर भाई 7 का टेबल चल रहा है, हर एक टर्म में 7 का डिफरेंस होगा, तो डी 7 हो गया। और लास्ट टर्म हो गया 994, जहां से हमको एन की वैल्यू निकालनी थी। फॉर्मूले में पुट किया, ट्रांसपोज किया, आंसर आया 128। तो 128 ऐसे लोग हैं, सॉरी 128 ऐसे नंबर से, लोग कहां से आ गए इसमें, 128 ऐसे नंबर्स हैं जो कि 7 से डिविजिबल हैं। 128 ऐसे 3 डिजिट नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो आप बोल रहे हैं एंड टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। तो अब आता है भाई एंड टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी, मतलब कि एपी के अंत से अगर एंड टर्म आपको निकालना हो। अभी हम एपी का एंड टर्म तो निकालते हैं, लेकिन कहां से निकालते हैं, फर्स्ट टर्म से निकालते हैं। फर्स्ट टर्म अगर ए है तो एंड टर्म हो जाता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लेकिन अगर कोई फाइनाइट एपी दिया हुआ है, ऑब्वियस सी बात है कि ये कॉन्सेप्ट है, फाइनाइट एपी में ही काम कर सकता है। फाइनाइट एपी तो उसका लास्ट टर्म में पता चल सकता है। अब एंड से अगर एंड टर्म पूछा हो तो क्या हम निकाल सकते हैं? तो आप अगर नॉर्मल सा कॉमन सा सेंस भी लगाओगे तो वो लोग यहां से निकाल सकते हैं, बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। बस वही काम करना है यहां पर, बड़े आसानी से निकालना है। बट क्या कैसे करते हैं, क्या करते हैं वो भी देखते हैं। तो आपने बोला एंड टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी, तो एपी है आपको पता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d डैश डैश, और लास्ट टर्म है इसका एल। अगर मैं इसको उल्टा करके लिख दूं, ठीक है, तो सबसे बड़ा टर्म होता है लास्ट टर्म यहां पर अगर डी जो है वो पॉजिटिव है, और सबसे छोटा टर्म होता है लास्ट टर्म अगर डी जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। यहां पर मैं बोलूंगा कि अगर मैं इसको उल्टा करके लिखूं तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, एल माइनस डी, एल माइनस 2d डैश 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 अप टू ए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही ऐसा क्यों हुआ, तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि एक एपी है 2 5 8 11 और 14। यहां पर आप लिख रहे हो 2 2 प्लस 3 2 प्लस 3 इंटू 2, 3 प्लस 3 करोगे 6, तब जाके 8 होगा, एंड डैश डैश डैश। अगर उल्टा करके लिख रहे हो तो क्या हो जा रहा है, 14 माइनस 3, तब जाकर 11 आएगा। देन 14 माइनस 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 6, 14 में 6 गया 8 आएगा। मतलब कि आप क्या कर रहे हो, जब लास्ट टर्म को पहला टर्म मान ले रहे हो तो कॉमन डिफरेंस का साइन चेंज हो जा रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस प्लस का है तो वो माइनस हो जाएगा, अगर वो माइनस का है तो वो प्लस हो जाएगा।
ये बात याद रखना, ठीक है। तो यहां पर लिख लेना when AP is reversed, the sign of common difference gets changed। उसका तो साइन है, साइन से क्या मतलब यहां पर, तो साइन से इसका मतलब है यहां पर, ये आपके याद करने के लिए लिखवाता हूं यहां पर सारी चीजें ना, तो साइन से यहां पर इसका मतलब है प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या बोला, अगर आपका फर्स्ट टर्म जो है वो लास्ट टर्म बन जाए तो कॉमन डिफरेंस प्लस डी की जगह माइनस डी हो जाएगा, और एल एल माइनस डी एल माइनस टू डी, ऐसे आप क्या करोगे, एपी निकालोगे, ठीक है। अब मैं बोलता हूं लास्ट टर्म से nth टर्म निकालना है, तो आपका ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा एल, डी जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस डी, और nth टर्म जो है वो तो आपको पता है, तो आप बोलते हो लास्ट से nth टर्म, तो मतलब कि ln। जब फर्स्ट से nth टर्म बोलते हैं तो an बोलते हैं, ठीक है। अब लास्ट टर्म क्या है, l है आपका, लास्ट से nth टर्म बोलोगे तो ln बोल रहे हो, ठीक है। यहां पर फर्स्ट टर्म क्या है, l है, प्लस n माइनस वन इंटू माइनस डी, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला, ठीक है। या फिर आप बोलोगे l माइनस एन माइनस वन इंटू डी, ये हो जाएगा आपका लास्ट से nth टर्म का फॉर्मूला। इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो आपका लास्ट टर्म हो जाएगा, जो डी है वो माइनस डी आप यूज करोगे तो आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है यहां पर, कोई दिक्कत कोई परेशानी, इसको लिख लो जल्दी से। चलो, तो बोल रहा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी 3 8 13 253। तो भाई लास्ट से मतलब 253 अपना फर्स्ट टर्म बन जाएगा, से आपको चाहिए 20th टर्म, लास्ट 20th टर्म मतलब कि n जो है वो कितना है, वो है 20, a जो है वो कितना है, वो है 253, और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि आप एपी को पलटा दोगे, रिवर्स कर दोगे, लास्ट टर्म आपका पहला बन जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस यहां पर कितना था, 8 में से 3 को माइनस करो, कॉमन डिफरेंस था 5 का, लेकिन जब आपका लास्ट टर्म आपका पहला टर्म बन जाएगा तो डी हो जाएगा -5, साइन चेंज हो जाता, अभी पढ़ा हमने, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो, ये भी 2 नंबर का अगर क्वेश्चन आपसे आता है, पूछता है, तो यहां पर किस हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे, तो बोलेगा, पहले बोल रहा है क्या, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस एंड लास्ट टर्म। तो सबसे पहले आपने फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और लास्ट टर्म निकाल लिया, तो आधे नंबर आपके पक्के हो गए, इससे आधे नंबर पक्के हो गए, ठीक है, जो अपन ने इसी पेज पर कर लिया है। अभी सॉल्व इसको नेक्स्ट पेज पे करूंगा मैं आपके लिए, ठीक है। राइट द फॉर्मूला फॉर एन टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी, तो nth टर्म लास्ट से ln का फॉर्मूला बोल रहे हैं, क्या निकलेगा वो आप लिख दो, उसका आधे नंबर मिल गए, ठीक है। तो कुछ नहीं भी आता है तो इतना तो कर लोगे, और अगर इतना आता है तो फिर सब कुछ तो आता है, कुछ और करने की, कुछ और सोचने की जरूरत नहीं कि नहीं आता है, बिल्कुल भी। लास्ट के बोलो फाइंड द वैल्यू ऑफ 20th टर्म, तो इस अकेले चीज के लिए मतलब ऑब्वियसली बात है, पूरी कैलकुलेशन रहेगी, वो 1 मार्क का रहेगा, तो ऐसे आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसको करते हैं सॉल्व। तो हमने बोला फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, तो एपी से 20th टर्म चाहिए आपको, ठीक है। आपने बोला L आपका जो है वो कितना है, वो है 253, ठीक है। D कितना है, वो है -5, N कितना है, वो है 20। आपने बोला ln, an भी बोल सकते हो इसको, अगर a आप बोल दो 253 कोई दिक्कत नहीं, उसमें लिखने का तरीका अलग अलग नोटेशन है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या लेना है, ठीक है। आपने बोला ln, तो वो जाता है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब या तो ये फॉर्मूला याद कर लो, या तो फॉर्मूला याद नहीं करना है तो साफ साफ लिखो क्या, अरे मिट जा रे भाई, हाँ, an इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां पर a जो है वो क्या है आपका 253, इसको a बोल दो या l बोल दो, l बोलोगे तो ln वाला फॉर्मूला लिख देना, आपके ऊपर है वो। आपने बोला 253 प्लस 20th टर्म, तो 20 माइनस 1, d कितना है, तो d -5 रख दो, तो कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, बस याद कर लेना कि d का साइन चेंज हो जाएगा, और जो फर्स्ट टर्म है वो लास्ट टर्म हो जाएगा, 253 आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या बोला, ये आपके पास फॉर्मूला आ गया, अब इसको सॉल्व कर लो। 253 प्लस, इसको माइनस लिख दो, माइनस यह हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 19 इंटू 5,
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 95, 253 माइनस 95 कर लो भाई, 253 में से 95 को सब्ट्रैक्ट, कितना आ रहा है, 13 में से 5 जाएगा बचेगा 8, 14 में से 9 जाएगा बचेगा 5, 158। तो 158 आपका आंसर आ रहा है, ए एन मतलब ये A20 था ना आपका, लास्ट से 20th टर्म, ये आ रहा है आपका 158। क्लियर है बात। अब मैं एक चीज जरूर आपसे बोलूंगा कि भाई इससे मैं अगर बोलूं कि इसमें n कितना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, तो वो कितना होगा, तो वो यहां पर निकाल कर आप बताओ, कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर करना कि इसका n कितना आ रहा है, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं इस सीरीज में। 158 इसका आंसर है कि अगर 153 से आप 20 टर्म पीछे चलोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, तो 158। क्लियर है। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, अब यहां पर बात आती है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी की, ठीक है। तो आपके पास एस एन मतलब एन टर्म्स का सम चाहिए आपको, तो वो कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे एस एन इज इक्वल्स टू ए प्लस डी, मतलब कि सारे टर्म्स को आप ऐड करते जा रहे हो, फर्स्ट टर्म को, सेकंड टर्म को, थर्ड टर्म को, फोर्थ टर्म को, तो ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d प्लस डैश 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 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। समझ ही लो, अब पूरा बता ही देता हूं, डेरिवेशन खत्म करो इसको जल्दी से, ठीक है। अब मैंने यहां पर क्या बोला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसको ही तो मैं लास्ट टर्म बोलता हूं एल, एल को मैं क्या बोलता हूं, तो एल होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस इक्वेशन को मैं और कैसे लिख सकता हूं, हर एक टर्म्स को ऐड कर रहा हूं तो सम निकल रहा है पूरे टर्म्स का, सम ऑफ एन टर्म्स यही तो होता है। तो आपने बोला एस ऑफ एन इक्वल्स टू ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d प्लस डैश 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 डैश, इसको मैं बोलता हूं एल माइनस 3d प्लस एल प्लस 2d प्लस एल प्लस डी प्लस एल, सॉरी एल माइनस 3d, एल माइनस 2d, एल माइनस डी ऐसे ही पहुंचते लास्ट टर्म तक। अब मैं क्या करता हूं, इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिख देता हूं एक बार, एस एन इक्वल्स टू एल को फर्स्ट टर्म बोल देता हूं एल प्लस एल माइनस डी प्लस एल माइनस 2d प्लस एल माइनस 3d प्लस डैश 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 ए प्लस 3d प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस डी प्लस ए। इस पूरे को मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, इसको बोला इक्वेशन नंबर 1, इसको बोला इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूं, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 आपके पास क्या आएगा, तो आपके पास आएगा एस एन प्लस एस एन, यहां पर आ जाएगा 2SN, लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड से ऐड हो गए, राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड से हो जाएंगे, तो यहां पर ए प्लस एल प्लस इन दोनों को ऐड किया, फिर ए प्लस डी और एल माइनस डी को ऐड करता हूं, ए प्लस 2d और एल माइनस 2d को ऐड करता हूं, सिमिलरली ए प्लस 3d एल माइनस 3d को ऐड करता हूं, डैश डैश डैश, यहां पर करता हूं एल माइनस 2d प्लस ए प्लस 2d को ऐड प्लस एल माइनस डी प्लस ए प्लस डी को ऐड और लास्ट में एल प्लस ए, सबको ऐड कर दो, तो आपको दिख रहा है d से d, 2d से 2d, 2d से 2d, d से d कैंसल आउट हो रहे हैं। हर एक ब्रैकेट के अंदर क्या बच रहा है, तो आप बोलोगे 2SN इक्वल्स टू, यहां पर बच रहा है a प्लस एल, यहां पर भी बच रहा है a प्लस एल प्लस का साइन, प्लस यहां पर भी a प्लस एल प्लस डैश 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 डैश, यहां पर भी सारी जगह a प्लस एल, एल प्लस ए बोलो या a प्लस एल बोलो, एक ही बात है। तो ये a प्लस एल प्लस ए प्लस एल प्लस ए प्लस एल कितने टाइम्स बच रहा है, तो n टाइम्स a प्लस एल बच रहा है भाई, यहां पर n टाइम्स a प्लस एल ये बच रहे हैं हमको, तो आपने बोला एस एन इक्वल्स टू n इंटू ए प्लस एल, n इंटू ए प्लस एल, ठीक है, ये प्लस का साइन है। अब आपने क्या बोला, n इंटू ए प्लस एल अगर SN हो रहा है, 2SN सॉरी ना, यहां पर 2SN था, तो SN कितना हो जाएगा, तो SN हो जाएगा, ये 2 उधर जाएगा तो n/2 a प्लस एल, यही बोला था मैंने SN का दूसरा फॉर्मूला,
पहला फॉर्मूला कैसे आएगा, तो एल आप जानते हो क्या है, एल है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहां पर पुट कर देता हूं तो एस एन हो जाएगा एन बाय टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या फिर एन बाय टू और अंदर रहेगा टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हो गया भाई ये डिराइव भी, कुछ चीज नहीं छोड़ रहे अपन, सब कवर कर ले रहे। मन करता है ना मेरा, तो मेरे को लगता है करवा दो, खत्म करो, है इजी सा, करवाओ खत्म करो। चलो, तो अब क्या बोल रहा है, इन एन एपी गिवन a is equal to 7 and a13 is equal to 35, फाइंड d and s13। तो हमसे बोल रहा है कि भाई यहां पर आपको दिया हुआ है फर्स्ट टर्म 7 है, 13 टर्म 35 है, तो अब आपको यहां पर कॉमन डिफरेंस नहीं दिया हुआ है, एपी भी नहीं दिया हुआ है, आपको सिर्फ बोल रहा है कि फर्स्ट टर्म पता है 7 है, 13 टर्म पता है कितना है 35 है, तो आपको डी निकालना है कॉमन डिफरेंस, और सम ऑफ 13 टर्म्स भी निकालना है। कॉमन डिफरेंस और सम ऑफ 13 टर्म्स आपको यहां पर निकालकर इनको देने हैं। तो आपने बोला ठीक है भाई, यहां पर सबसे पहले देख लेते हैं भाई कितने नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन ऐसे आते हैं। अब किस किस स्टेप पे कितने नंबर मिलेंगे। राइट द फॉर्मूला फॉर द nth टर्म, तो nth टर्म को फॉर्मूला लिखने पर ही आधे नंबर मिल जाते हैं, मतलब कुछ आता हो या ना आता हो, फॉर्मूला तो एक्चुअल में लिखकर आना चाहिए, ठीक है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, आधा नंबर इसमें मिल जाएगा। राइट द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ n टर्म्स, तो ये आधा नंबर मिल जाएगा। अब आप बोलोगे इसमें n टर्म्स के फॉर्मूले का क्या जरूरत है जब सम का क्वेश्चन है, तो भैया यहां पर n टर्म क्यों, क्योंकि a13 35 दिया और उसकी ही हेल्प से आप d निकालोगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, तो अब भाई जब सॉल्व करोगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे और 13 टर्म निकालोगे, सम ऑफ 13 टर्म्स एक्चुअली, तो वो आंसर आ जाएगा। तो इन सबको मिलाकर आपके 3 नंबर बनेंगे, आधे 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 और एक के स्टेप। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लेना रहा करे तो ले लिया करो आप लोग अच्छे से, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब यहां पर ए दिया हुआ है 7, और आप गिवन भी लिख दिया करो, और जिसमें प्रूव करने के क्वेश्चंस होते हैं उसमें टू प्रूव भी लिख दिया करो, सारी चीजें सॉल्व करके चले अपन, ठीक है। A7 दिया हुआ है, A13 दिया हुआ है 35। मैं आपसे अगर पूछता हूं कि A13 का क्या मतलब हुआ, तो आप बोलोगे A प्लस 12D इक्वल्स टू 35। इतने तो समझदार हो गए ना, फॉर्मूला मैंने लिखा नहीं, यहां पर नंबर कट जाएगा मेरा आधा, बट अगर मैं आपसे पूछता कि भाई 13 टर्म का फॉर्मूला A13 तो क्या होता, तो होता A प्लस, सबसे पहले तो an का फॉर्मूला लिख दो, वो होता है A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहां पर A प्लस एन कितना है 13 माइनस वन इंटू डी, यानी कि A13 आ रहा है आपका A प्लस 12D, और उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 35। ये चीज मैंने डायरेक्टली लिख दी थी कि A प्लस 12D कितना हो जाएगा 35। A वैल्यू कितनी है 7 है, तो A की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, 7 प्लस 12D इक्वल्स टू 35। आपने बोला 12D इज इक्वल्स टू 35 माइनस 7, तो 12D जो है आपका A13 35 आ रहा है ना, ठीक है। तो 35 में 7 जाएगा तो बचेगा 28। तो D की वैल्यू यार फ्रैक्शंस में आ रही है, ये तो दिमाग खराब कर दिया इनने। तो D आ रहा है 28/12। कुछ गलती तो नहीं कर रहे हम, A है 7, ठीक है, A13 है 35 आपने बोला A प्लस 12D हो जाएगा, 7 को वहां पर भेजा तो 7 वहां पे जब जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 35 माइनस 7 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28। तो 12D की वैल्यू 28, तो D की वैल्यू 28/12। आप ये बोलोगे कितना आ रहा है, तो 4 7 जा 4 3 जा, तो D आ रहा है 7/3। चलो भाई, तो A है 7, D है 7/3। अब सम ऑफ 13 टर्म्स आपको निकालना है। सम ऑफ 13 टर्म्स एस एन का फॉर्मूला वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n/2 n कितना है आपका, तो 13 टर्म्स का सम निकालना है, तो n कितना हो जाएगा 13/2, मतलब n 13 हो जाएगा, 13/2 इंटू 2a, a कितना है a 7, तो 2 इंटू 7 प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी कितना है, तो डी है 7/3, डी 7/3, ठीक है। तो हो जाएगा 13/2, ये हो जाएगा 14 प्लस 12 इंटू 7/3, 3 1 जा 3 4 जा 12, ये हो रहा है 13/2, 7 4 जा 28,
14 प्लस 28, तो ये आ रहा है 13/2 इंटू 14 प्लस 28 कितना हो जाएगा? 28 प्लस 10, 38 प्लस 4, 42, 21, तो 13 इंटू 21 आपका आंसर आएगा। तो 13 मतलब 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 1 2, तो ये आ रहा है आपका कितना? 273, 273। क्लियर है? तो ये आ रहा है आपका सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स मतलब सम ऑफ 13 टर्म्स ऑफ दिस एपी आ रहा है आपका 273, जहां पर d की वैल्यू आ रही थी 7/3। क्लियर है बात? तो इसमें आपसे बोला गया था भाई a दिया हुआ है, a 13 दिया हुआ है, इससे d निकाल लो और फिर उसको यूज करके सम ऑफ n टर्म्स निकाल लो, तो हमने निकाल लिया। अब बोल रहा है इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ d इज इक्वल टू -4, d दिया हुआ है -4, n इक्वल टू 7, n 7 दिया हुआ है, a और an कितना है? 4 है, फाइंड a। ओ माय गॉड, गुडनेस ग्रेशियस मी, क्या बोला है यहां पर? बोला भाई a ही नहीं दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म नहीं दिया हुआ, तो इतनी बड़ी भारी बात है क्या? इसमें कुछ नहीं है। आपको पता है nth टर्म का फॉर्मूला an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब सारे क्वेश्चंस मिक्स में आ जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़ लिए यहां पर। तो आपने बोला an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहां पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1। a कितना है? a कितना है? a है ही नहीं ना, a तो निकालना है। प्लस n कितना है? तो n इज 7 माइनस 1 और d कितना है? -4। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आप a निकाल सकते हो। अब तो भाई आपने बोला 4 इज इक्वल्स टू a प्लस 7 माइनस 1 इज 6 इंटू -4, a की वैल्यू -28 प्लस 4, -28 एक्चुअली वहां जाएगा तो +28 हो जाएगा, प्लस 4 करोगे तो 32। ये आ गया आपका आंसर 32। क्लियर है बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो, अब बोल रहा है इफ इन एन एपी a इज इक्वल टू 15, d इक्वल टू -3 एंड an इक्वल 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो अब n की वैल्यू निकालनी है जब किसी एपी में a 15 है, a 15 है, d -3 है और an 0 है, तो कौन सा नंबर ऑफ टर्म जो होगा वो 0 होगा, ये यहां पर इस क्वेश्चन में आपको बताना है। तो आपने बोला ठीक है बता लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। n का फॉर्मूला कितना है? तो वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पर an आपको दिया हुआ है 0, a कितना है? 15 है, n आपको निकालना है और d है -3। वैल्यूज पुट करते जाओ, एपी बहुत ही आसान सब्जेक्ट बनके रह जाता है। ठीक है, आपने बोला 0 इक्वल्स टू 15 प्लस n माइनस 1, मतलब कि यहां पर आप बोलोगे -3n प्लस 3, -3n प्लस 3, तो 15 प्लस 3 18 हो गया, 18 यहां पर आएगा तो -18, तो -3n इज इक्वल्स टू -18, n इज इक्वल्स टू 18/3, माइनस से माइनस पहले से कैंसिल, इक्वल्स टू 6। तो n की वैल्यू आ रही 6, मतलब कि इस एपी का जो 6th टर्म होगा वही 0 हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि d -3 है और a कितना है? 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द 9th टर्म फ्रॉम द एंड टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म। ठीक है, मतलब एंड से, ऑब्वियस सी बात है, 9th टर्म बताना है इस एपी का। तो एंड से 9th टर्म, तो आपने बोला एपी आपके पास क्या बन जाएगी? तो न्यू एपी आप बोल रहे हो 185 पहला टर्म, देन भाई इसमें डी कितना है? तो 9 माइनस 5 होता है 4, तो अब माइनस करते जाओ, तो 181, 177, सो ऑन 5। इसमें बोलोगे a कितना है? तो a इज 185, d इज -4। मैंने बोला था हमेशा जब भी रिवर्स करोगे ऑर्डर एपी का तो जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो d -4 हो गया। ठीक है, nth टर्म, n की वैल्यू कितनी? कौन सा टर्म निकालना है? कौन सा? 9th टर्म निकालना है, तो n की वैल्यू है 9। अब तो an निकाल लोगे बड़े आसानी से। तो आपने बोला an कितना हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a है 185 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी है अपनी? 9, 9 माइनस 1 इंटू -4, 185 प्लस 9 माइनस 1 कितना होता है? 8 -4 मल्टीप्लाई होगा 185 माइनस 32, तो ये हो जाएगा आपके पास 1, 5 में से 2 जाएगा 3, 8 में से 3 जाएगा 5, 153। तो ये आपका आंसर आ रहा है कि nth टर्म फ्रॉम द लास्ट जो होगा वो कितना होगा, मतलब 9th टर्म फ्रॉम द लास्ट जो होगा वो कितना होगा? वो होगा 153।
तो बिना किसी शक के आंसर लिख दो, खत्म करो इसको। अब बोला द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ एन एपी इज एपी स्क्वायर प्लस बीपी, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट पी टर्म्स का सम दिया हुआ है, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स एस पी, सम ऑफ एन टर्म्स होता है ना एस एन, तो यहां पर सम ऑफ पी टर्म्स है तो कितना हो जाएगा एस पी, ये कितना दिया हुआ है एपी स्क्वायर प्लस बीपी। इसका कॉमन डिफरेंस निकालने को बोल रहा है आपको, तो कॉमन डिफरेंस आप कैसे निकालोगे? चलो मैं आपको यहां पर बताता हूं एक बात आपसे, कि अगर आपके पास मैं बोलता हूं सम ऑफ कुछ टर्म्स हैं, जैसे मैं बोलता हूं आपके पास एपी है, एपी ऐसा कुछ 3 5 7 9 मान लो, ठीक है। मैं बोलता हूं सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स कितना हो जाएगा, तो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स हो जाएगा S3, आप देखोगे 3 + 7 10 + 5 15, ठीक है, मतलब ऐसे के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, ये तो हम डायरेक्टली निकाल ले रहे हैं। सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 7 + 3 10 + 5 15 + 9 24। अगर मैं आपसे बोलता S4 - S3 करो तो क्या आएगा, तो 24 - 15 कितना आएगा 9। यानी आप ये देख रहे हो कि अगर 4 टर्म्स के सम में से 3 टर्म्स का सम माइनस कर दो तो 9 आएगा, यानी कि 4th टर्म ही आएगा। ऑब्वियस सी बात है ना, 4 टर्म्स के सम में से अगर आप क्या करते हो 3 टर्म्स के सम को माइनस कर देते हो तो वो 4th टर्म ही तो बचेगा, वही तो एक्स्ट्रा ऐड हो रहा था 4 टर्म्स में। ऐसे अगर मैं बोलता S2 कितना आएगा, तो वो आएगा 5 + 3 8। मैं बोलता S3 - S2 तो क्या आना चाहिए था, S3 - S2 मतलब कि 3rd टर्म मिलना चाहिए था, तो S3 - S2 करोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, S3 कितना है यहां पर 15 - 8 कितना आ गया 7, 3rd टर्म आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। आप बोलते हो nth टर्म क्या होता है, तो वो होता है Sn - Sn - 1, मतलब कि लास्ट टर्म तक के सम से अगर सेकंड लास्ट टर्म तक के सम को आप माइनस कर दोगे तो लास्ट टर्म आपको मिल जाएगा। तो यहां पर मैं बोलता हूं कि भाई इसमें फर्स्ट टर्म कितना होगा, तो p की जगह 1 रख दो, p की जगह 1 रख दो। भाई अगर यहां पे मैं फर्स्ट टर्म पूछता आपसे, n की जगह 1 रखते तो ये तो 0 टर्म्स का सम हो जाता ना, तो फर्स्ट टर्म का सम तो फर्स्ट टर्म ही होगा। तो यहां पर मैं बोलता हूं ऑब्वियस सी बात है ना, एक टर्म ही है तो उसका सम किसके साथ निकालोगे, किसी के साथ निकालने का ही नहीं है। तो मैं बोलता हूं अगर फर्स्ट टर्म की सम की बात कर रहा हूं मैं यहां पर S1 कितना होगा, तो आप बोलोगे p की जगह 1 रख दो, तो ये हो जाएगा A1² + B × 1 यानी कि A + B। ये हो गया आपका सम ऑफ फर्स्ट टर्म जो कि A भी होता है फर्स्ट टर्म। यहां पर कैपिटल A से दिखा लेते हैं क्योंकि A और B इसमें यूज भी हो रहा है, ठीक है। यहां पर आप बोलते हो फर्स्ट टर्म क्या है कैपिटल A और D क्या है कैपिटल D। कॉमन डिफरेंस को मैं D से दिखा दे रहा हूं क्योंकि स्मॉल a और स्मॉल b तो वैसे भी यूज हो रहा है यहां पर, ठीक है। तो आपने बोला भाई S1 क्या है, S1 मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ एक टर्म का सम क्या होगा, वही टर्म तो होगा, तो यानी यही आपका कैपिटल A है, फर्स्ट टर्म ऑफ दिस AP। अब मैं बोलता हूं अगर सम ऑफ सेकंड टर्म से सम ऑफ फर्स्ट टर्म को मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, Sn - Sn - 1 क्या मिलता है S of n, तो आप बोलोगे S2 - S1 ये मिलेगा आपको A2 सेकेंड टर्म अगर आ गया तो सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर दोगे, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा आपके पास। तो आप यहां पर बोलते हो S2 कितना हो जाएगा, तो इस फॉर्मूले में रखते हो P की जगह 2, तो S2 कितना हो जाएगा A × 2 का स्क्वायर प्लस B × 2 मतलब 4A + 2B, और S1 तो आपके पास है ही कितना A + B। S2 - S1 कितना हो जाएगा, तो आप क्या कर रहे हो 4A + 2B में से A + B को माइनस कर रहे हो, तो हो जाएगा 4A - A 3A + 2B - B इज B। तो S2 - S1 आपके पास आ रहा है 3A + B, 3A + B, यही आपका क्या है सेकंड टर्म है आपके पास 3A + B। अब आपको निकालना है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आपको अगर लिखना तो लिख लो। कॉमन डिफरेंस निकालना है तो कॉमन डिफरेंस D जो है वो हो जाएगा A2 - A1। सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो तो आपके पास उनका कांस्टेंट डिफरेंस आ जाएगा। सेकंड टर्म कितना है, तो सेकंड टर्म आपका है 3A + B - A + B, तो हो जाएगा 3A
प्लस बी माइनस ए माइनस बी, बी से बी कैंसल और 3 माइनस ए हो गया 2a। तो जो कॉमन डिफरेंस निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 2a। बात समझ में आ रही है? क्या किया आपने? तो यहां पर आपने देखा सबसे पहले तो भाई कि अगर Sn में से Sn माइनस 1 करते हैं, सम ऑफ n टर्म्स में से सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स को माइनस करते हैं तो क्या होता है, तो उसमें आपके पास nth टर्म ही आ जाता है। तो आपने बोला भाई, और पहले टर्म का सम तो भाई पहले ही टर्म होगा ना, तो S1 तो आपने निकाल लिया। कैसे निकालते हैं? तो याद रखना, जब यहां पर SP दिया हुआ है ना, P टर्म्स का सम, तो यहां पर हर जगह P यूज हो रहा है। n टर्म्स का सम दिया होता तो यहां पर P स्क्वायर AP AN स्क्वायर प्लस BN हो जाता। फर्स्ट टर्म का सम देंगे तो A1 स्क्वायर प्लस B1 हो जाएगा। टू टर्म्स का सम A2 स्क्वायर प्लस B2 हो जाएगा। तो P को अलग अलग जगह अलग अलग वैल्यूज आप पुट कर सकते हो। जो से भी टर्म्स का सम निकालना है वो वैसे हिसाब की आप वैल्यू वहां पर पुट करते जाओ। ठीक है, अब आपने क्या किया, उसके बाद आपने बोला भाई फर्स्ट टर्म हो गया आपके पास A प्लस बी, जहां पर P था वहां पर 1 डाल दिया। सेकंड टर्म को निकालने के लिए S2 माइनस S1 देखा, S2 माइनस S1 दो टर्म्स के सम से एक टर्म्स के सम को माइनस करोगे तो आपके पास सेकंड टर्म आ जाएगा। तो वहां पर आपने S2 की वैल्यू पुट कर दी। S2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया, जहां जहां P है वहां पर 2 रख दिया। आपके पास 4a प्लस 2b आई, उससे आपने S1 माइनस किया तो कॉमन डिफरेंस निकल कर आया 3a प्लस b। आपने बोला ये कॉमन डिफरेंस है आपके पास, सॉरी कॉमन डिफरेंस नहीं, मेरी गलती हो गई, सेकंड टर्म निकल कर आया 3a प्लस बी। अब आपने बोला कि भाई सेकंड टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म को माइनस कर दूंगा तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, दोनों को माइनस किया, आंसर आया 2a। क्लियर है? अब नेक्स्ट बोल रहा है शो दैट a माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी प्लस नहीं, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड a प्लस बी का होल स्क्वायर एपी में है। अब यार बताना ये एपी में है भाई, कैसे एपी में है ये देख लेते हैं। ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या है, होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकंड टर्म है। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आ गया आपका थर्ड टर्म। तीनों को रखते हैं एक साथ एक लाइन में और ये पता करते हैं क्या ये एपी में है, क्योंकि अगर ये एपी में होंगे तो क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस आएगा, एक ऐसा डिफरेंस आएगा जो सब में सेम होगा। तो आपने बोला ठीक है देखते हैं भाई, तो एक को लिखता हूं मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कॉमा सेकेंड टर्म है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, थर्ड टर्म है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अभी अगर एपी में है तो हर एक टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, सेकंड से फर्स्ट को माइनस करता हूं। ठीक है, सेकंड माइनस फर्स्ट, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर, 2ab प्लस का हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, आंसर आया 2ab। ठीक है, अब आप बोलते हो थर्ड माइनस सेकेंड करते हैं। थर्ड माइनस सेकेंड तो आपने बोला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दोनों कैंसल आउट। तो यहां पर भी कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 2ab आ रहा है। पहले भी कॉमन डिफरेंस 2ab आया, मतलब कि इनके बीच के जो डिफरेंस है वो सेम है। तो आप बोलोगे यहां पर यस एज डिफरेंस बिटवीन any two consecutive terms is same, therefore they are in, it is an AP। क्योंकि भाई जो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम आ रहा है, इसलिए आपने क्या बोला कि ये एक एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्लियर है बात? देख लिया, लिख लिया आपने, क्लियर करें इसको। अब वो डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and seven term exceeds the fifth term by 12। ओके, तो यहां पर बोल रहा थर्ड टर्म जो है वो 16 है
और जो 7th टर्म है वो 5th टर्म से 12 ज्यादा है। तो ऐसे जो भी क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं ना, ये एक्चुअल में आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स भी टेस्ट करते हैं कि उसके कॉन्सेप्ट्स कैसे हैं। यहां पर आपको ए और डी में 2 इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी एंड देन उनको सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि बहुत आसान होता है, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं होती है। सबसे पहले देखो भाई क्या बोल रहा है, थर्ड टर्म इज 16, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा a3, ये होता है a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस 2d। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा ना, अगर थर्ड टर्म बोलूंगा तो मैं a प्लस 2d रख दूंगा, 7th टर्म बोल रहा हूं a प्लस 6d रख दूंगा, 8th टर्म बोल रहा हूं a प्लस 7d रख दूंगा। ठीक है, तो थर्ड टर्म a प्लस 2d है और a प्लस 2d की वैल्यू क्या दी हुई है 16, a प्लस 2d दिया हुआ है 16। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन के लिए आपको दिया हुआ है a7 जो है वो a5 से 12 ज्यादा है, मतलब आप बोलोगे a7 में से अगर a5 को मैं माइनस कर दूं तो 12 आ जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, तो आपने बोला a7 कितना हो जाएगा, a प्लस 6d माइनस a प्लस 5d इक्वल्स टू 12। यहां तो भैया a का खेल ही खत्म हो रहा है। ठीक है, तो आपने बोला a प्लस 6d माइनस a माइनस 5d इक्वल्स टू 12, क्योंकि भाई ये ज्यादा था इससे कितना, 5th टर्म बोला था ना, तो 4d होगा यार। 7th टर्म a प्लस 6d, 5th टर्म a प्लस 4d। ठीक है, a से तो a कैंसल, 6d माइनस 4d हो गया 2d इक्वल्स टू 12, d की वैल्यू आ रही है 6। d की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है भाई, 6 निकल कर आ रही है। ठीक है, d आ गया तो a आप निकाल सकते हो बहुत अच्छे से। निकालना क्या था यार, ap निकालना था ना। ठीक है, तो आपने बोला a प्लस 2d था 16, d कितना निकल कर आया, तो d निकल कर आया आपका 6, तो 2 इंटू 6 कर दो, a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16, तो 2 इंटू 6 इज 12, 12 वहां जाएगा तो माइनस 16 माइनस 12, a की वैल्यू आ रही है 4। a 4 है, d 6 है। ठीक है, सारे टर्म्स निकाल देते हैं हम अपन। तो आपने बोला a 4 है, d 6 है, तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 4 प्लस 6 यानी 10, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 10 प्लस 6 यानी 16, देन 22, देन 28 एंड सो ऑन। अब क्या बोल रहा था यहां पर, थर्ड टर्म में 16 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12, देखेंगे निकाल कर 7th और 5th क्या आ रहा है, 5th तो आ गया। 28 में भी कितना ऐड करना है आपको, 6 ऐड करना है ना, 6 ही चल रहा है। ठीक है, 28 प्लस 6 हो जाएगा 34, 34 प्लस 6 40, 28 और 40 में कितने का डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस है। हाँ सही है, वैसे भी कॉमन डिफरेंस 6 आ रहा है, तो भाई 7 और 5 के बीच 12 का डिफरेंस ही होगा ना, 6 प्लस 6। चलो क्लियर करते हैं इसको। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। तो इस एपी का कौन सा टर्म जो होगा वो इसके 25th टर्म्स 21st टर्म से 120 ज्यादा होगा। तो हमें पूछ रहा है कि n की वैल्यू बताओ फॉर विच an nth टर्म जो भी है उससे अगर अपन 21st टर्म को a21 को माइनस कर देंगे तो 120 आ जाएगा। बिकॉज a21 में 120 ऐड करेंगे तो an आएगा, क्योंकि an जो है वो 120 ज्यादा है 21st टर्म से। तो nth टर्म कौन सा होगा, तो सबसे पहले a और d देखो है क्या आपके पास, a है 3, d कितना है, तो 15 माइनस 3 कर दो, फर्स्ट माइनस सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म, तो 15 माइनस 3 कितना हो जाएगा 12। a है आपके पास, d है आपके पास। a21 की बात अगर मैं करूं तो a21 कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा a प्लस 20d। तो a प्लस 20d, a और d है ना, तो वैल्यू निकाल लो इनकी। तो आपने बोला a मतलब 3 प्लस 20 इंटू 12, d इज 12, 12 2 24, 240 प्लस 3 243। तो जो आपका 21st टर्म आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 243। तो आपने यहां पर बोला कि भाई क्या बोला, ये an माइनस a21 इज 120। ठीक है, तो an मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो है माइनस a21 जो कि 243 वो है मिलाकर 120। a और d की वैल्यूज पुट करो, a कितना है, a है 3, d कितना है 12, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12 माइनस 243 वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू 120 प्लस 243 हो जाएगा 3 प्लस 12n माइनस 12 इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 3, 4 प्लस 2 6,
363। कोई दिक्कत है? तो अब क्या करोगे, -12 3, ये तो हो जाएगा 3 - 12 हो जाएगा -9, वहां जाएगा तो प्लस का 9, तो 12n इक्वल्स टू 363 प्लस 9, तो n की वैल्यू आ जाएगी 363 प्लस 9 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 372 अपॉन 12, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 12 1 जा 12, तो 31st टर्म जो है भाई वो होगा आपका 21st टर्म से 120 ज्यादा। बात आई समझ में? तो क्या क्या किया इस क्वेश्चन में, तो आपको बोला था भाई ए दिया हुआ है, डी आप निकाल लो सेकंड से 1 माइनस करके, और कौन सा टर्म होगा 120 ज्यादा इसके 21st टर्म से, तो an माइनस A21 120 होना चाहिए था। एन, डी और ए की वैल्यू आपने पुट करी, सॉल्व किए इक्वेशंस को, आंसर आया 31st टर्म। क्लियर करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, फटाक से पढ़ लो जल्दी। तो अब बोल रहा है भाई बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, और हाँ याद रखना हर एक कॉन्सेप्ट करेंगे तो भाई कहीं अगर कॉन्सेप्ट वाले पोर्शन में कोई कॉन्सेप्ट अगर नहीं पढ़ा है तो क्वेश्चन के थ्रू मैं एक्सप्लेन करूंगा। वन शॉट है, एक वीडियो में सब कुछ सारे कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी खत्म करने और सारे क्वेश्चंस भी करने, तो एक्सप्लेनेशन पूरा मिलेगा, टेंशन नहीं लेना। यहां पे कौन सा लगने वाला कॉन्सेप्ट आप बताएं मुझे कमेंट सेक्शन पर अभी फटाक से। स्प्लिट 207 into 3 parts such that these are in AP and the product of the two smaller parts is 4623। यहां पर बोल रहा है 207 को 3 पार्ट्स में स्प्लिट करो, ठीक है, 3 पार्ट्स में स्प्लिट करो कि वो AP में रहें, और प्रोडक्ट ऑफ द टू स्मॉलर पार्ट इज 4623। तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करे जाते हैं, सबसे पहले तो यहां पर सिलेक्शन ऑफ एन टर्म्स आपको आना चाहिए, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ये टॉपिक है आपका, मतलब ये कॉन्सेप्ट जो आपको क्लियर होना चाहिए। आपने बोला सिलेक्शन ऑफ एन टर्म्स। अगर आपको 3 टर्म सेलेक्ट करने होते हैं कभी एपी में, कितने टर्म्स, 3 टर्म सेलेक्ट करने होते, तो कौन से 3 टर्म्स लोगे? देखो आप बोलोगे सर ये क्या बता रहे हो, तो हमको पता है, हम तो क्या ले लेंगे a प्लस डी, सॉरी a प्लस डी, a प्लस 2d, ये ले लेंगे, 3 टर्म्स हो गए। अब क्या करना पड़ेगा, कहीं यहां पर आपको दिया हुआ है कि 207 को स्प्लिट करो 3 में, मतलब कि इन तीनों का जो सम होगा वो 207 होगा, तो इन तीनों को सम करेंगे तो 3a प्लस 3d आ जाएगा, तो एक इक्वेशन बन जाएगी। देन इनका प्रोडक्ट जो होगा 4623 होगा, इनके दो छोटे वालों का a इंटू a प्लस डी जो होगा वो क्या हो जाएगा 4623। तो भाई वहां पर a और d में दो ऐसी इक्वेशंस बनेंगी कि भाई वो क्वाड्रेटिक, क्यूबिक ऐसी इक्वेशंस में आपको पहुंचा देगा जब सॉल्व करने जाओगे, क्योंकि एक जगह सम है दूसरी जगह प्रोडक्ट भी आ रहा है, तो वहां पर आप एलिमिनेशन मेथड से एलिमिनेट नहीं कर सकते, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं a और a या d और d का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, इक्वेशन क्वाड्रेटिक या क्यूबिक बन जाएगी, उसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा, तो ये सिलेक्शन सही नहीं होगा। हम कुछ ऐसा भी तो सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे किसी एक वेरिएबल की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाए। तो हम यहां पर क्या करते हैं, हम सेलेक्ट करते हैं, जब 3 टर्म सेलेक्ट करने हैं तो एक सेलेक्ट करते हैं a माइनस डी, दूसरा करते हैं a, तीसरा करते हैं a प्लस डी। अब तीनों को ऐड करो, जब तीनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी, डी से डी कैंसिल, a प्लस a 3a हो गया। क्लियर है? तो यहां पर क्या हुआ, जब आप 207 को स्प्लिट करोगे, मतलब कि इन तीनों के एडिशन को 207 बताओगे, तो a की वैल्यू डायरेक्टली आपके पास जाएगी, दूसरे इक्वेशन में डायरेक्टली a की वैल्यू डालो, सिर्फ d में वो इक्वेशन मिलेगी, उसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, वरना तो भाई भटकते रह जाओगे, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो 3 टर्म सेलेक्ट करने होंगे तो ये लिखोगे, अगर आपको 4 टर्म सेलेक्ट करने होंगे तो क्या लिखते हो, तो आप लिखते हो a माइनस 2d, सॉरी a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। ये 4 टर्म्स हो गए, आप चारों को ऐड कर दो, a माइनस 3d प्लस a प्लस 3d, 3d से 3d कैंसिल, a माइनस डी, a प्लस डी, d से d कैंसिल, इनके बीच का डिफरेंस भी कितना आ रहा है, सेम आ रहा है। a माइनस डी से a माइनस 3d को जब माइनस करोगे 2d आएगा, a प्लस डी से a माइनस डी को जब माइनस करोगे 2d आएगा, a प्लस 3d से a प्लस डी को माइनस करोगे तो 2d आएगा। तीनों ही केस में क्या आएगा, क्यों पवन भाई, 2d। क्या बात है, ठीक है। तो अब आते हैं 5 टर्म्स के सिलेक्शन पर। याद रखना ऑड ऑड वाले सिलेक्शंस एक तरीके से चलेंगे, इवन वाले सिलेक्शंस एक तरीके से चलेंगे। मतलब 5 टर्म्स को सेलेक्ट करना है तो a माइनस डी, a और a प्लस डी में 2 और बढ़ा दो, मतलब आप लिखोगे a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d।
कहीं अगर 6 टर्म्स का सिलेक्शन आ गया, वैसे जीवन में कभी आने नहीं वाला ये इतना लंबा, मतलब आ भी सकता है, करे कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन नहीं आएगा, 3 ही आएगा मैक्सिमम। कहीं अगर ज्यादा हुआ तो 4 टर्म्स आ सकता है, 5 टर्म्स तक पहुंचने की आशंकाएं भी बहुत कम है, और 6 टर्म्स तो खैर मुश्किल ही है इसमें भी। लेकिन क्या करोगे, इवन इवन वाले एक साइड, मतलब इनके दो आजू बाजू के लिख दो, यानी a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d, a प्लस 5d। वायर एक ही साइड से दोनों रंग चल गया, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप, इनको आप लिख लो, नोट कर लो, कभी भी सिलेक्शन ऑफ टर्म्स आता तो इनमें सेलेक्ट करने, ताकि हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाए, इजी बन जाए। बात समझ में आ रही? चलो चलो, तो अब यहां पर क्या बोला, स्प्लिट 207 इन 3 पार्ट्स। तो आप बोलते हो लेट द 3 टर्म्स बी, 3 वालों को क्या सेलेक्ट करते हैं, तो द 3 टर्म्स बी a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। क्लियर है बात? अब ये 3 टर्म्स अगर सेलेक्ट हो रहे हैं आपके, तो आप क्या करोगे, इन तीनों का जो एडिशन है वो 207 है, ऐसा लिख दोगे। तो आपको ये क्वेश्चन में दिया हुआ है a माइनस डी प्लस a प्लस डी कितना हो रहा है, 207। सबको ऐड करो, d से d कैंसल, a प्लस a हो गया 3a इक्वल्स टू 207। a की वैल्यू आ गई 207 अपॉन 3, 3 6 18, 3 9 27, तो a की वैल्यू आ गई 69। तो फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है आपका, 69। कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें, a की वैल्यू आ चुकी है आपके पास। अब आपको क्या दिया हुआ है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द 2 स्मॉलर टर्म्स। स्मॉलर पार्ट्स कौन कौन से इसके, 2 छोटे पार्ट्स है a माइनस डी और a, और इनका जो प्रोडक्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4623। प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट्स मतलब a माइनस डी का जो प्रोडक्ट है वो है 4623। ये सेकंड इक्वेशन बन गई आपकी, ठीक है। अब इसमें a की वैल्यू पुट कर दो, तो 69 इंटू 69 माइनस डी इक्वल्स टू 4623। आपने बोला 69 माइनस डी इक्वल्स टू 4623 डिवाइडेड बाय 69। भाई 69 का टेबल आता है किससे, तो कर लो डिवाइड। ये आता तो होगा 69 के टेबल में, कितने टाइम्स में आता होगा, बहुत ज्यादा टाइम्स में आता होगा। हम सबसे पहले इसको थोड़ा सा छोटा छोटा करके कट कर लेते हैं। 3 से करूं तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3। ये 3 से हो भी रहा था कि नहीं, हाँ हो रहा था भाई, 4 6 10 प्लस 5 15, ठीक है। 3 1 जा 3, बचा कितना, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3। अब 23 से तो 1541 जो है ये डिवाइड हो जाना चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि 23 तो खुद में एक क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। तो आप क्या बोलते हो यहां पर, 23 इंटू 6 करते हैं। 23 इंटू 6 कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 6 3 जा 12, 2 6 जा 12, 132। तो 132 में 23 ऐड करोगे तो कितना जाएगा, 155 आ जाएगा ना, इसलिए 60 कर रहा हूं मैं। तो आ गया 6, तो 132 तो बचा कितना आपके पास, 132, तो यहां पर बचा 221। 23 में 221 तो आएगा नहीं, कुछ गलती कर दी मैंने। 3 6 18 यार, 18 कुछ तो भी कर रहा हूं मैं, ये तो करने की क्या जरूरत है। 23 इंटू 6 ये तो ऐसे भी निकाल सकते थे अपन। 2 6 12, 138। 138 जब जाएगा यहां से तो कितना बचेगा यहां पर 16, तो 161। 23 के टेबल में 161 आता है क्या, 23 इंटू 7 कितना होता है, 23 इंटू 7, 3 7 जा 21, 2 7 जा 14, तो 161 आता है। चलो, तो ये 67 टाइम्स में आएगा कितना, 1541। तो यार आपके पास 69 माइनस डी इक्वल्स टू 67, या डी की वैल्यू आ रही है 69 माइनस 67 यानी कि 2। क्लियर है? तो डी की वैल्यू आती है 2 आपके पास। ए की वैल्यू कितनी है, तो ए आपके पास पहले निकल चुका 69। आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है वो 3 पार्ट्स जिसमें 207 को आपने डिवाइड किया, ठीक है। तो वो 3 पार्ट्स थे ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। तो ये हो गया 69 माइनस 2, 69 एंड 69 प्लस 2। तो ये हो जाएगा 69 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 67, 69, 71।
ये 3 पार्ट्स हैं जिनको ऐड करोगे तो 207 आएगा, ठीक है, और इनके 2 पार्ट्स को जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 4623। तो क्लियर है क्वेश्चन, और एक कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर है कि जब सिलेक्शन ऑफ टर्म्स की बात आएगी तो कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो, ओ माय गॉड, इतना बड़ा क्वेश्चन, क्या बात है। यहां पर बोल रहा है केस बेस्ड क्वेश्चंस। द स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल डिसाइडेड टू ब्यूटीफाई द स्कूल ऑन एन एनुअल डे। अब केस बेस्ड क्वेश्चंस आपको पता है क्या होता है, जबरदस्ती का हवा बनाकर रखा हुआ है यहां पर केस बेस्ड क्वेश्चन। यार वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं ना हम, वही केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। एक केस दे देता है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता है हमसे। तो ये तो और अच्छा है कि एक ही केस पर जिसको हम सॉल्व करेंगे, चाहे एक क्वेश्चन पूछो चाहे 5 क्वेश्चंस पूछो। अगर 5 पूछोगे तो ये आसान है और ये अच्छी बात हो जाएगी कि एक ही केस पर बेस्ड 5 क्वेश्चंस आ गए, तो मेहनत एक ही करी, फल हमें 5 का मिल गया, ठीक है। अब यहां पर वर्ड प्रॉब्लम्स हम बचपन से करते हुए आए हैं, उसी को थोड़ा सा और लेंदी कर दो, फालतू की चीजें घुसेड़ दो उसमें, और केस बेस्ड क्वेश्चंस बोल दो, तो लोग डर जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, केस बेस्ड क्वेश्चंस वही है, प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सिखाते हैं, और प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉब्लम्स ही वर्ड प्रॉब्लम्स भी होती हैं हमारी, तो वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना, टेंशन नहीं लेना है। क्या बोल रहा है उसको पढ़ते हैं। तो बोल रहा था स्टूडेंट ऑफ स्कूल डिसाइडेड टू ब्यूटीफाई द स्कूल ऑन एन एनुअल डे बाय फिक्सिंग कलरफुल फ्लैग्स ऑन द स्ट्रेट पैसेज ऑफ द स्कूल। अब कलरफुल फ्लैग्स बोला है, फोटो हमें ब्लैक एंड व्हाइट दी है, कहां से कलरफुल फ्लैग्स दिखेंगे यहां पर फर्क भी नहीं पड़ता, देखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर कुछ स्टूडेंट्स है वो बोल रहे हैं भैया स्कूल को डेकोरेट करेंगे, और डेकोरेट करने की जब बात करूंगा मैं आपसे तो आपके दिमाग में क्या आएगा, या तो सीरीज लटका दो, उससे लाइट वाइट जगमगा दो, फ्लावर्स लगा दो, फूलों के मालाएं लगा दो। नहीं भाई, लोगों को क्या सूझा, फ्लैग लगा दो। तो इन्हें क्या किया है, कलरफुल फ्लैग्स लगा दिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मिलकर ये बात सोची थी, लेकिन देखना भी नाइंसाफी किसके साथ हुई है, ठीक है। अ टोटल ऑफ 27 फ्लैग्स हैव टू बी फिक्स्ड एट एन इंटरवल ऑफ 3 मीटर, ठीक है। कितने फ्लैग्स, 27 फ्लैग्स। कितने देर का इंटरवल है, कितनी दूरी का, 3 मीटर के गैप में 27 फ्लैग्स आपको लगाने हैं, ठीक है। हर एक फ्लैग के बीच की जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर की होनी चाहिए। ऑल द फ्लैग्स आर केप्ट एट द पोजीशन ऑफ द मिडिल फ्लैग। अब ये जो लाइन है ना, फालतू में कंफ्यूजिंग लाइन बनाई हुई है। इनका एक्चुअल मतलब क्या है कि भाई एक मिडिल फ्लैग है, ठीक है। सारे फ्लैग जो स्टोर किए गए हैं वो इस पोजीशन पर किए गए हैं, मतलब 27 फ्लैग हैं, तो उनका मिडिल कौन सा होगा, 14th फ्लैग। तो जहां पर 14th फ्लैग लगना है, सारे फ्लैग्स को वहीं पर स्टोर कर दिया गया है। सारे फ्लैग्स हमें पड़े हुए हैं भाई, ये फ्लैग, ये फ्लैग, ये फ्लैग, ये फ्लैग, टोटल 27 फ्लैग्स हमें पड़े हुए हैं। मतलब अगर आपको अब कहीं पर भी लेकर जाना है तो इस 14th फ्लैग के पास ही आना है और उससे उठाकर आपको फ्लैग लेकर जाना और लगाना है कहीं पर भी, जहां पे भी लगाना है, ठीक है। ऑल द फ्लैग्स आर केप्ट एट द पोजीशन ऑफ द मिडिल मोस्ट फ्लैग। अब यहां तक हमें यही नहीं पता था कि इनका सीक्वेंस कैसा है इस लाइन तक, तो मिडिल मोस्ट फ्लैग कैसे समझ में आएगा। हम तो सोचते भाई इनको पैरेलली जमाना है, एक के बाद एक, 2-2 करके जमाना है, 3-3 करके जमाना है, सर्कल में जमाना है। कैसे समझते मिडिल मोस्ट फ्लैग, जबरदस्ती लाइन घुसेड़ दी वाली, पहली बाल में डालना था इसको, लेकिन ठीक है हम समझा देंगे आपको, और वैसे भी जब पूरा पढ़ोगे तो आ ही जाएगा समझ। तो आपको बोला गया कि भाई जो सारे फ्लैग्स हैं वो मिडिल मोस्ट फ्लैग पर लगाए गए हैं। आरजू वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लेसिंग द फ्लैग्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ मिडिल मोस्ट फ्लैग। अब ये बात समझ में आएगी कि जो मिडिल मोस्ट फ्लैग है उसके दोनों ही साइड्स पर आपको फ्लैग्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करवाना है, और इसका पूरे काम की जिम्मेदारी बेचारी एक लड़की आरजू पर दे दी गई है। इतना बड़ा स्कूल सजाना है इनको, और क्या बोल दिया, बेटा ये आरजू चल जाके काम कर। बाकी सारे लोग अपना काम कर रहे हैं, आरजू वहां पे फ्लैग जमा रही है। सब कोई मिलकर करते तो तुरंत काम खत्म हो जाता, सवाल ही नहीं बनता। नहीं, इनको सवाल बनवाना था हमारे लिए। अब आरजू यहां पर बैठी हुई है और इसको इस मिडिल मोस्ट फ्लैग के दोनों साइड्स पर फ्लैग्स को जमाना है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं क्या है। आरजू केप्ट हर बैग वेयर द फ्लैग्स वर स्टोर्ड, मतलब कि आरजू ने अपने बैग भी यहीं पर रख लिया। ये उसका बैग है, क्या बैग बना है यार, वाह, ठीक है। तो उसने बैग भी अपना वहीं पर रख लिया है। शी कुड कैरी ओनली 1 फ्लैग एट अ टाइम। अब बेचारी आरजू कमजोर सी लड़की है और वो एक टाइम पर एक ही फ्लैग कैरी कर सकती है, लेकिन मेहनती है तो चल कितना भी सकती है। तो क्या करेगी, पहले एक फ्लैग उठाएगी, जाएगी, फ्लैग लगाएगी, वापस आएगी, फिर एक फ्लैग उठाएगी,
फिर जाएगी, अब यहां पर तो लगा नहीं सकती क्योंकि इससे 3 मीटर आगे जाना है, फिर 3 मीटर आगे जाएगी, उस पर लगाएगी, फिर वापस आएगी और ये काम करती रहेगी। एक साइड खत्म होगा तो दूसरे साइड करेगी, दोनों साइड इक्वल इक्वल फ्लैग्स इसको लगाने हैं, ठीक है। सो शी कैरीज वन फ्लैग फ्रॉम द मिडिल मोस्ट पॉइंट, प्लेसेस द फ्लैग एट इट्स डिस्टेंस या डेजिग्नेटेड प्लेस, सॉरी, एंड कम्स बैक टू द मिडिल मोस्ट पॉइंट, जाती वापस आती है, जो मैंने बताया अभी। शी कंटिन्यूज दिस फॉर ऑल फ्लैग्स ऑन बोथ द साइड, तो दोनों साइड पर ये कंटिन्यू करती है, ठीक है। क्या करती है, 3 मीटर गई, फ्लैग लगाया, वापस आई, ठीक है, 3 मीटर गई, 3 मीटर वापस आई, 6 मीटर चल ली, फिर 3 मीटर गई, फिर यहां पर देखिए तो यहां पर तो फ्लैग है, एक और 3 मीटर गई, फिर फ्लैग लगाई, फिर वापस आई, फिर 3 मीटर गई, और मैं तो बाहर निकल जाऊंगा, इतना नहीं बताना है, समझ में आ गया ना, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, ये एक साइड का किया, दूसरा साइड भी सेम किया, 3 मीटर गई, फ्लैग लगाया, वापस आई, फिर 6 मीटर गई, फ्लैग लगाया, वापस आई, ठीक है। तो अब यहां पर क्या पूछ रहा है, कुछ क्वेश्चन है इनके, वो सॉल्व करते हैं हम। तो यहां पर बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंसेस कवर्ड बाय आरजू इन प्लेसिंग सक्सेसिव फ्लैग्स ऑन वन साइड ऑफ द मिडिल मोस्ट फ्लैग इन फॉर्म्स एन एपी, ये फॉर्म करता है एक एपी। तो यहां पर ये बताना है आपको कि एक साइड का जब वो फ्लैग लगा रही है तो किस किस डिस्टेंस पर वो फ्लैग लगा रही है, कितना डिस्टेंस वो कवर कर रही है, एक्चुअली कितना डिस्टेंस कवर कर रही है एक एक फ्लैग लगाने के लिए। तो मैंने बताया जैसे आपको कि भाई यहां पर बोला गया कि हर फ्लैग के बीच की डिस्टेंस 3 मीटर होनी चाहिए। मान लो आरजू यहां पर है 14th फ्लैग की जगह पर, ठीक है। आरजू जब पहला फ्लैग लगाने गई होगी तो 3 मीटर गई होगी, 3 मीटर वापस आई होगी। तो पहले फ्लैग के लिए उसने कितने डिस्टेंस चल ली, 6 मीटर। दूसरे फ्लैग के लिए 3 प्लस यहां पर भी 3 है, तो भाई दूसरे फ्लैग के लिए 6 मीटर गई, 6 मीटर वापस आई, तो दूसरे फ्लैग के लिए 12 मीटर डिस्टेंस चल ली। तीसरे फ्लैग के लिए यहां पर 3 भी है, तो 9 मीटर गई, 9 मीटर वापस आई, तो तीसरे फ्लैग के लिए 18 मीटर चल ली। तो यहां पर आप बोलोगे आरजू covers a distance of 3 plus 3 meter for first flag, 6 plus 6 meter for second flag, 3 में 3 ऐड करोगे 6 मीटर हो जाएगा, दूसरा फ्लैग 6 मीटर की डिस्टेंस पर था, इसमें भी 3 ऐड करोगे तो भाई कितना डिस्टेंस पे हो गया, 14 से इस वाले फ्लैग से 9 मीटर की डिस्टेंस पर हो गया। आरजू 9 मीटर आएगी, 9 मीटर वापस जाएगी, तो थर्ड फ्लैग के लिए 9 plus 9 मीटर फॉर थर्ड फ्लैग एंड सो ऑन। तो ये क्या बन रहा है भाई, आप देखोगे 3 plus 3 पहली बार में चलिए 6 मीटर, देन चलिए 12 मीटर, देन चलिए 18 मीटर, 9 में 3 ऐड करोगे तो 12, 12 plus 12 देन चलेगी 24 मीटर और सो ऑन चलती जाएगी। 13 फ्लैग्स लगाने हैं उसको, ठीक है। तो क्या ये एपी बन रहा है, तो आप बोलोगे भाई 12 minus 6 करोगे 6 आएगा, 18 minus 6 करोगे 6 आएगा, 24 minus 18 करोगे 6 आएगा, 18 minus 12 करोगे 6 आएगा। यहां पर सबके बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 6 का। तो आप बोलोगे क्या ये एपी है, तो हाँ ये एपी है। और आप बोलोगे क्या डिस्टेंस है वो वहां पर चलती है, तो 6, 12, 18, 24 एंड सो ऑन। इतनी डिस्टेंस उसको ट्रेवल करनी पड़ी एक साइड के लिए, दूसरे साइड के लिए भी सेम डिस्टेंसेस ट्रेवल करनी पड़ी, ठीक है। तो यहां पर आपको समझ में है ए कितना है, ये एपी क्या बन रहा है, एपी बन रहा है 6, 12, 18, 24 एंड सो ऑन। तो इन्होंने जो पूछा था भाई कि सक्सेसिव फ्लैग्स के लिए क्या डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो ये करेगी, क्या वो एपी बनाता है, हाँ वो एपी बनाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं ये, तो नेक्स्ट बोल रहे हैं फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय आरजू इन प्लेसिंग ऑल द फ्लैग्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मिडिल मोस्ट फ्लैग। तो मिडिल मोस्ट फ्लैग के दोनों ही साइड्स पर जो टोटल डिस्टेंस चलेगी वो, ये हमने एक साइड का बनाया है, दूसरी साइड भी सेम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक साइड के डिस्टेंस निकाल लेते हैं सम ऑफ एंटम्स के फॉर्मूले से। हमें पता है कितने फ्लैग्स लगाने एक साइड पे, 13 फ्लैग्स, दूसरी साइड पे भी 13 फ्लैग्स। अब आप बोलोगे 13 plus 13 तो 26 ही हुए, भाई 27 ही तो 14th फ्लैग था ना जो मिडिल में था, तो टोटल 27 फ्लैग्स लग चुके हैं। उसके एक साइड पे 13 और दूसरी साइड पे 13 फ्लैग्स लगे हुए हैं। तो 13 फ्लैग्स लगाने पर ये कितनी डिस्टेंस चलेगी ये बताना है, ठीक है। तो आप बोलते हो ए कितना है 6 है, डी कितना है 6 है, एन कितना है 13 है, एस 13, सम ऑफ 13 टर्म्स कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी।
ये 13 का n हो गया, डिस्टेंस हो गया, ठीक है, SN हो गया। अब मैं बोलता हूं टोटल SN क्या हो जाएगा, तो भाई जितना एक साइड के लिए चली है उतना ही दूसरे साइड के लिए भी चलेगी। तो आपने बोला टोटल सम कितना हो जाएगा, टोटल सम फॉर बोथ साइड, तो वो हो जाएगा 2 इंटू 13/2, इस पूरे में ट्वाइस कर दो, जितना इधर चली उतना इधर चली, दोनों को आप ऐड कर दो, या दोनों में आप एक में आप 2 मल्टीप्लाई कर दो, एक का डबल चलिए वो। तो आपने बोला ये कितना हो जाएगा, ये पूरा का पूरा, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 2 इज 12 प्लस 6 इंटू 12 इज 72, 13 माइनस 1 इज 12, 12 6 इज 72, इस 2 से 2 कैंसल आउट, बच रहा है 13 इंटू, यहां पर कितना हो जाएगा 72 प्लस 12 यानी 84, 13 इंटू 84 कितना हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12, कैरी ओवर 1, 3 8 ज़ा 24 और 1 25, और ये हो जाएगा 84, 2 5 4 9 8 2 1092, टोटल डिस्टेंस चल रही है 1092 मीटर, 1 किलोमीटर ज्यादा चल ली बेचारी फ्लैग ले लेकर। क्लियर हो रही है बात, तो सब कुछ यहां पर समझ में आया, जितना वो एक साइड चलेगी उतना ही वो दूसरे साइड भी चलेगी। 3 मीटर के डिस्टेंसेस पर आपने फ्लैग सारे लगा दिए थे, तो यहां पर काम आपका होता है खत्म। आपने SN निकाला एक साइड का, उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। जो AP बन रहा था, क्योंकि पहले को ट्रेवल करने के लिए 6 मीटर की डिस्टेंस थी, 3 गई 3 वापस आई, दूसरे के लिए भाई 3 + 3 6 ऑलरेडी हो गए थे, 6 गई 6 ही वापस आई, देन 3 + 3 + 3 9 हो गए थे, 9 गई 9 वापस आई, तो ये AP बन रही थी आपके पास। उसका आपने सम ऑफ n टर्म्स निकाला, उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 1092 मीटर्स हो गया टोटल। क्लियर करें इसको, नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। तो अब क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बोल रहा है कि कितने नेचुरल नंबर्स होंगे बिटवीन 102 एंड 998 विच आर डिविजिबल बाय 2 एंड 5। तो 102 और 998 के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स होंगे जो कि 2 एंड 5 दोनों से डिविजिबल हैं, दोनों से डिविजिबल हैं। तो हम यहां पर बोलते हैं भाई कितने ऐसे नेचुरल नंबर होंगे जो 2 और 5 से डिविजिबल होते हैं। तो भाई आप बोलोगे इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 5 then it is divisible by 10। सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहां पर यह क्लियर हुआ कि एक नंबर अगर 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है तो वो किससे डिविजिबल होगा, 10 से डिविजिबल होगा। भाई देख लो, कोई भी नंबर 2 से और 5 से दोनों से डिविजिबल होता है तो वो वही होता है जो 10 से भी डिविजिबल हो, तभी दोनों से होगा, वरना नहीं हो पाएगा। क्योंकि 5 के सारे फैक्टर्स तो वरना 5 से एंड करेंगे, उसके इवन फैक्टर्स सिर्फ वही हैं जो 0 से एंड करेंगे, जो 0 से एंड करेंगे वही 2 से डिवाइड होगा, जो 2 से डिवाइड हो रहा है 0 से एंड कर रहा है, 0 से एंड करने वाले सारे नंबर 10 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, अब ये बात आपको क्लियर हो गई कि भाई सारे नंबर जो हैं वो क्या, अगर 5 और 2 दोनों से डिवाइड हो रहे हैं तो वो 10 से डिवाइड होंगे ही होंगे। ठीक, अब मैं यहां पर बोलता हूं कि भाई सबसे पहला ऐसा नंबर 102 एंड 998 के बीच में जो 10 से डिवाइड होता है, 102 के बाद में आने वाला ऐसा नंबर कौन सा है, 110, और 998 के पहले आने वाला लास्ट वो नंबर जो 10 से डिवाइड होगा तो वो होगा 990। तो आप बोलोगे द फर्स्ट नंबर बिटवीन 102 एंड 998 दैट इज डिविजिबल बाय 10 is 110 and last number is 990। पहला नंबर है 110, लास्ट नंबर है 990। ठीक है, अब आपने क्या बोला, अब आपने बोला यहां पर 102 एंड 998 विच आर डिविजिबल बाय 2 एंड 5। ठीक है, ये अपन को देखना था, तो 2 एंड 5 वही आपने क्या बोला कि पहला नंबर 110 है, लास्ट नंबर 990 है, तो ए कितना है इस AP का, क्या ये AP होगा? तो आप बोलोगे हाँ भाई, सारे ही नंबर 10 से डिविजिबल यानी सबके बीच में 10 10 10 का डिफरेंस होगा। पहला है 110, दूसरा होगा 120, देन 130, देन अप टू 990। बात क्लियर है? अब आप क्या बोलोगे, तो अब आप बोलोगे ए जो है वो कितना है, ए है आपका 110, एल कितना है, तो एल है आपका 990।
आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब आपको निकालना है कि ये जो 990 है वो कौन से नंबर पर आ रहा होगा। तो आपके पास डी है, क्या डी है 10, बिल्कुल, एन नहीं है, वही आपको निकालना है। आपका ए एन जो है वो 990 है, और ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप बोलोगे 990 इक्वल्स टू 110 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है 10। तो 990 में से 110 माइनस कर दो तो 880 इक्वल्स टू 10n माइनस 10, ये इधर आएगा तो 890 इक्वल्स टू 10n, या n की वैल्यू हो जाएगी 89। तो 990 जो है वो क्या है, 89th टर्म है। यानी कि यहां पर ये समझ में आ रहा है कि 102 और 998 के बीच में टोटल 89 ऐसे टर्म्स होंगे जो कि 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होंगे, 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होंगे। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर कितने नंबर ऑफ टाइम टर्म्स दोनों से डिविजिबल हैं, 89। कैसे किया? तो हमने बोला 2 और 5 से डिविजिबल, यानी कि 10 से डिविजिबल। 10 से डिविजिबल 110 और 990। पहला 110, लास्ट 990। 990 कौन से नंबर ऑफ टर्म पर आ रहा है वो हमने निकाल लिया, आंसर आ गया 89। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब क्या बोल रहा है, रामकली वुड रिक्वायर ₹5,000 फॉर गेटिंग हर डॉटर एडमिटेड। क्या नाम है, रामकली। रामकली एक ख्वाब में आई और गले का, सुना ये वाला गाना? नहीं सुना? अच्छा, रामकली नहीं था क्या, कुछ और था, पता नहीं। नाम ऐसा लगा मुझे बढ़िया, तो मैं सोचा कि यही होगा गाना, ऐसा गाना याद आता है इसको देख के। तो रामकली जी क्या कर रही है, तो रामकली वुड रिक्वायर ₹5,000 फॉर गेटिंग हर डॉटर एडमिटेड इन अ स्कूल आफ्टर अ ईयर। तो रामकली बेचारी काफी मेहनती है और उसको 5,000 रुपए की जरूरत है, जो कि उसकी डॉटर को 1 साल बाद स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए जरूरी पड़ेगा। 5,000 रुपए उसको चाहिए हैं एडमिशन के लिए, बेचारी बचाएगी, बचाने की कोशिश कर रही है। वो बोले शी सेव्ड ₹150 इन द फर्स्ट मंथ। तो पहले मंथ में 150 रुपए उसने बचाया, जितना भी उसकी अर्निंग थी उससे सारा खर्चा हटाया, 150 बच गया उसके पास, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है एंड इंक्रीज हर मंथली बाय 550 एवरी मंथ। मतलब कि सेविंग्स को उसने हर मंथ 50-50 रुपए ज्यादा करते गई, बढ़ाते गई, ठीक है। फाइंड इफ शी विल बी एबल टू अरेंज द रिक्वायर्ड मनी आफ्टर 12 मंथ्स। तो यहां पर यह पता लगाना है कि क्या रामकली जी 12 महीनों के बाद अपने बच्चे के एडमिशन के लिए रिक्वायर्ड मनी 5,000 रुपए जोड़ पाएंगी या फिर नहीं। और बाद में क्या बोल रहा है, विच वैल्यू इज रिफ्लेक्टेड इन हर एफर्ट्स। ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी है, तो कौन सी वैल्यू उसके एफर्ट में यहां पर दिख रही है ये भी बताना है। तो ठीक है, वो तो नहीं भी बताओगे तो चलेगा, लेकिन बता देंगे अपन, ठीक। तो यहां पर सबसे पहले देखो भाई, 5,000 रुपए उसको बचाना है, इसको अभी भूल जाओ, इसको यूज नहीं करना है अभी। अभी हमें यूज करना है उसका फर्स्ट टर्म। उसने सबसे पहले मंथ में 150 ऐड किया, देन 150 प्लस 50, हर मंथ में उसने 50-50 रुपए एक्स्ट्रा जोड़ते गए। मतलब 50 क्या हो गया अपना कॉमन डिफरेंस। पहला है 150, देन होगा 200 नेक्स्ट मंथ में, देन 250, देन सो ऑन। कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उसके पास टोटल? तो क्योंकि 12 महीने हैं तो n की वैल्यू आपको पता चल गई। तो सबसे पहले यहां पर लिखो a कितना है, a है 150, d कितना है, तो कॉमन डिफरेंस 50 का, हर महीने वो 50-50-50 ऐड कर रही है। और n कितना है, तो n है 12। तो आपके पास यहां पर n है, आपके पास d है, आपके पास a है, सब कुछ है। आपको बस ये देखना है कि जो सारे पैसे वो जोड़ रही है, इन सबको ऐड करने के बाद क्या 5,000 रुपए उसके पास हो पाते हैं या नहीं। तो आपको यहां पर सम निकालना है और देखना है वो 5,000 के आसपास आ रहा है कि नहीं। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो आपने बोला ठीक है भाई, कितना हो जाएगा, एसएन मतलब S12 12 महीनों का सम 12/2 2 इंटू 150 प्लस n-1 यानी 12-1 इंटू डी कितना है, डी है 50। तो ये कितना हो गया, 12/2 यानी कि 6, S12 कितना आ रहा है 6, और इंटू में कितना है 150 इंटू 2, 150 इंटू 2 होता है 300 प्लस 12-1 यानी 11 इंटू 50। तो कितना आएगा इसको कैलकुलेट करने के बाद,
तो भाई ये कितना आएगा, S12 इक्वल्स टू 6 इंटू यहां पर 11 इंटू 50 550 300 प्लस 550। मैं तो चाहता हूं कि रामकली के पास उतने पैसे आ जाएं कि वो अपनी बेटी को स्कूल में एडमिशन करवा पाए। आप क्या चाहते हो कमेंट सेक्शन में बताना। एक मेहनती औरत है जो अपनी बेटी के लिए इतना सब कुछ सोच रही है, वैल्यू भी क्या डिपिक्ट करती है ये भी बताना। ऐसे सारे लोगों के पास भगवान करे हमेशा इतने पैसे हों कि कभी कमी ना हो किसी को पढ़ाने के लिए, या फिर स्टेप अप एकेडमी जैसे ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स खुल जाएं जो फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को पढ़ा सके जिनको ज़रूरत है। जिनको ज़रूरत नहीं है वो चाहें तो जितना भी पैसा वो खर्च कर सकते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कितने सारे स्टूडेंट्स आते हैं, उनके पेरेंट्स के साथ आते हैं, आंखों में आंसू हो जाते हैं जब बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स उनसे अनाप शनाप पैसा लेते हैं। कॉस्ट जो होती है वो या तो अफोर्डेबल होना चाहिए, क्योंकि हाँ पता है सब कुछ चलाने में पैसे लगते हैं सबके, बट एक मतलब मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए ऐसी कॉस्ट नहीं ले लेनी चाहिए मेरे हिसाब से जो बच्चे दे नहीं सकते। S12 कितना हो जाएगा यहाँ पर, बच्चे यानी कि बच्चे के पेरेंट्स, बच्चे तो बेचारे कैसे ही देंगे। 550 प्लस 300 हो जाएगा 850। 6 इंटू 85 कितना हो जाएगा, 6 इंटू 85 6 5 जा 30 कैरी ओवर 3 6 8 जा कितना होता है यार 48 4800। ये ऐसा क्यों आ रहा है, इसके हिसाब से तो वो जमा ही नहीं कर पाएगी, उसे करना तो चाहिए था। देखें इसको कुछ गलती तो नहीं करी मैंने। 2a 12/2 मतलब कि 6, ठीक है। 150 इंटू 2 इज 300, ठीक है। 12 माइनस 1 यानी कि 11 5 जा 55 550 550 प्लस 300 इज 85, ठीक है। ओए माय मिस्टेक, 6 5 जा 30 था तो 6 8 जा 6 और 30 कैरी ओवर 3 भी तो था, 6 8 48 प्लस 3 51 5100। जीत गई रामकली, क्या बात है। डीआरएस का उपयोग किया गया यहां पर। जो पहले अंपायर ने डिसीजन दिया था 480 का वो एक्चुअल में 510 था और यहां पर आ रहा है 5100 रुपीज। तो भाई उसको चाहिए थे 5000 रुपए, लेकिन यहां पर उसने 100 रुपए एक्स्ट्रा सेव कर लिए हैं। तो रामकली हैट्स ऑफ टू यू, आपने बहुत मेहनत करी और आपने अपनी बेटी के लिए वो पैसे इकट्ठे कर लिए जो चाहिए थे एडमिशन के लिए। तो यहां पर बहुत खुशी के साथ मेरे को बताते हुए ये अच्छा लग रहा है कि जो 12 टर्म्स का सम आया है वो आया है ₹5100, ठीक है। रामकली को चाहिए थे 5000 रुपीज उसके डॉटर के एडमिशन के लिए, उसने 150 पहले मंथ में जमा किए, देन हर मंथ के लिए 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 निकालते लेके चली गई, ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा ऐड करते चली गई। हर महीने उसने अपनी सेविंग में 50 और ऐड किया। पहले 150 था, देन 200 हुआ, देन 250 हुआ, ऐसे चलता गया। कॉमन डिफरेंस 50 का, फर्स्ट टर्म 150 का और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 12। तो हमें निकालना था कि सबको जोड़ने के बाद 5000 तक पहुंचेगा अमाउंट। हमने सबको जोड़ा, 12 टर्म्स का एसएन निकाला और फाइनल आंसर आया ₹5100 यानी कि 100 रुपए एक्स्ट्रा। क्लियर है। क्या वैल्यू डिपिक्ट करती है अगर ये पूछूं तो कमेंट सेक्शन बताइएगा। अलग अलग आंसर्स आप लोगों के सबके हो सकते हैं। मेरे हिसाब से सबसे पहली वैल्यू जो थी वो तो भाई विमेन एम्पावरमेंट को लेकर हो सकती है। हम बोल सकते हैं कि उनके पास ये सारी मतलब नॉलेज थी, वो काफी अवेयर थी, तो अवेयरनेस बोल सकते हैं, काफी अवेयर थी कि वो अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती थी। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मतलब कि और एक और पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो एजुकेशन को लेके काफी ज्यादा अवेयर थी वो, और वो मेहनत करके चाहती थी। एक तो भाई वो मेहनती भी बहुत थी, ठीक है, तो हार्ड वर्किंग एंड अवेयर, अवेयरनेस जोन में थी, वो अपनी बच्ची को पढ़ाना चाहती थी। ये सारी उनकी वैल्यूज हैं जो डिपिक्ट हो रही हैं यहां पर इस क्वेश्चन के थ्रू। क्लियर है। चलो, तो काफी मोरल साइंस भी हमने पढ़ लिया और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो हमने पढ़ लिया सारे अच्छे से। सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे आई होप। नहीं हुए तो कमेंट सेक्शन पर आपका वेलकम है। इस पूरे वीडियो के बाद आप कोई सी भी बुक उठाइए, चाहे आरडी होती है, आर एस अग्रवाल होती है, कोई सी बुक होती है, आप सब उठाकर लीजिए, ऑल इन वन सॉल्व कीजिए। एनसीईआरटी तो बनी जाएगी आपसे। सारे टाइप के क्वेश्चंस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाकर कर लीजिए, सॉल्व, सैंपल पेपर्स लगाने बैठ जाइए, सब बनेगा आपसे, ठीक है।
जो भी आपके डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पर आप जुड़ जाइए मेरे साथ, इंस्टाग्राम पर आप जुड़ जाइए मेरे साथ, सब जगह जाकर आप अच्छे से मेरे से इंटरेक्ट कीजिए, जो भी डाउट्स होंगे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा लगा अगर वीडियो तो लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि और शेयर कीजिए शेयर भी कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स के साथ, क्योंकि यहां पर नीट, जेई, लीगल एजुकेशन, सारी चीजें, जर्नलिज्म, मैनेजमेंट, बैंकिंग, डिफेंस, सब कुछ पढ़ाया जाता है। तो आपके परिचित जितने भी लोग हैं इनमें से ही कुछ एक कोर्स कर रहे होंगे, केजी से लेकर क्लास 12 तक सब पढ़ाते हैं, एनिमेटेड वीडियोस भी हैं, सब कुछ है यहाँ। तो एक ही स्टॉप सॉल्यूशन है आपका, सबका वन स्टॉप सॉल्यूशन है, एक ही स्टॉप पे सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो भाई सब्सक्राइब तो करना बनता है और सबसे करवाना भी बनता है। तो जितने भी आपके दोस्त हैं ना उन पे स्प्रेड कर दो अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो, ठीक है। आप शुरुआत से लेकर लास्ट तक हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े रहे, इसके लिए आपका मेरे स्टेप अकेडमी और इस परेशान आत्मा की तरफ से बहुत सारा थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर मैं नेक्स्ट चैप्टर लेकर आऊंगा, उसका वन शॉट में कंप्लीट रिवीजन क्या, मैं तो पूरे ही पढ़ाता हूं, अच्छे से पढ़ाता हूं, ठीक है। तो सारे कॉन्सेप्ट्स देखेंगे एंड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, और उसके बाद लाइव सेशंस भी हमारे कंटिन्यूसली चल ही रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्टडिंग एंड टेक केयर।